गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों मेरी? वॉइस आ रही है? स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना? तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको एएमजीएम वाला, तो उसको डिस्कस करना है अपने को ना। एबीसी आर इन एचपी, देन प्रूव दैट ए टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ बी रेस्ट टू पावर एन। वो प्रूव करना है अपने को ना। तो ट्राई किया होगा आपने ना। तो उसमें वही एएमजीएम के सवाल कर रहे हैं धीरे धीरे हम। तो दिया हुआ था कि एबीसी एचपी के अंदर है ना, एबीसी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ए कमा बी कमा सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सब पॉजिटिव है और डिफरेंट थे आपस में ना। और अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आर इन एचपी, तो हमें प्रूव करना था ए रेस्ट टू पावर एन प्लस सी रेस्ट टू पावर एन इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ बी रेस्ट टू पावर एन। ये प्रूव करना था हमें ना। तो वही, अगर ये एचपी के अंदर है, पॉजिटिव तो है ही सही, डिफरेंट भी साथ में है ना। और अगर ये एचपी के अंदर है तो ये कंफर्म बी इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी। बी जो है वो ए और सी का हार्मोनिक मीन होगा। बी इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी। अब हमें लेकिन ए रेस्ट टू पावर एन और सी रेस्ट टू पावर एन क्रिएट करना है। एन के बारे में जानकारी थी कि एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एन के बारे में जानकारी हमारे पास ये थी ना, तो निकाल सकते हैं ना। अब एक नंबर ये है, अगर ए पॉजिटिव है तो ए रेस्ट टू पावर एन भी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, सी रेस्ट टू पावर एन भी पॉजिटिव है। तो ये दो पॉजिटिव नंबर है और दोनों ऐड भी हो रहे हैं। और अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इनका अरिथमेटिक मीन कंसीडर किया मैंने। इनका अरिथमेटिक मीन कंसीडर किया। अब इन दो नंबर का अरिथमेटिक मीन इन दो नंबर के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। ज्योमेट्रिक मीन लगा रहे हैं हम। हमें एबीसी का हार्मोनिक मीन पता है कि एबीसी का हार्मोनिक मीन जो है वो बी होगा, क्योंकि एबीसी एचपी के अंदर है। हमें इस तरह का एक्सप्रेशन चाहिए, इस तरह के नंबर चाहिए। ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो हमने एक नंबर ये कंसिडर किया, एक नंबर ये कंसिडर किया, दोनों पॉजिटिव है। ये इनका अरिथमेटिक मीन हो गया। अब इन दोनों नंबर का अरिथमेटिक मीन बराबर होगा या बड़ा होगा इनके ज्योमेट्रिक मीन से। अब बराबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ए और सी क्या है, डिफरेंट है। दे रखा है कि ए एंड सी आर डिफरेंट। तो ए और सी अगर डिफरेंट है तो ए रेस्ट टू पावर एन और सी रेस्ट टू पावर एन भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसलिए इनका एम इनके जीएम के बराबर नहीं होगा। तो ये जीएम से बड़ा होगा। अब जीएम कैसे निकाले, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और पावर लगा दो 1/2। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर लगा दिया 1/2। अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा ए इंटू सी होल पावर एन। इसको लिख सकते हैं हम ए इंटू सी होल पावर एन होल पावर हाफ। इसको लिख सकता हूं मैं ए इंटू सी होल पावर हाफ और होल पावर एन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ को अंदर लेके आ गया और एन को बाहर निकाल लिया। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट एसी। इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ एसी। तो ए रेस्ट टू पावर एन प्लस सी रेस्ट टू पावर एन अपॉन 2 इज ग्रेटर देन, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एसी एंड होल पावर एन। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना। और इसको एज्यूम कर लिया मैंने इनइक्वालिटी नंबर 1। हमें रिलेशन लाना है ये वाला। तो हमारे पास आया है कि ये जो रिलेशन है ये इसके बराबर, इससे बड़ा है। सॉरी, बराबर तो है नहीं, इससे बड़ा है ना। और हम देखें हमें बी इंट्रोड्यूस करना है ना। अब बी क्या है, बी ए और सी का हार्मोनिक मीन है। और व्हाट इज अंडर रूट एसी, अंडर रूट एसी ए और सी का क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। तो हम अगर हम दो नंबर ले रहे हैं ए और सी, अगर मुझे ए और सी का हार्मोनिक मीन निकालना होगा तो आ जाएगा बी, है ना। और अगर ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा तो वो मुझे लिखना पड़ेगा, दैट इज अंडर रूट एसी। तो अगर मैं ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। ये ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन है। और ये अगर ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन है तो ये ए और सी के हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। तो ये ए और सी का हार्मोनिक मीन आ जाएगा ना। हम जानते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दिस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। और ये क्या लिखा हुआ है, हार्मोनिक मीन ऑफ, दिस इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी, दिस इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी। ये तो ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन ए और सी के हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। और अगर ये इससे बड़ा है तो मैं बोल सकता हूँ अंडर रूट ऑफ एसी होल पावर एन स्क्वायर रूट ऑफ एसी होल पावर एन विल बी ग्रेटर देन बी रेस्ट टू पावर एन। इसको मैंने मान लिया इनइक्वालिटी नंबर 2। एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट ये इससे बड़ा है और ये खुद नंबर ये इससे बड़ा है। तो सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा ना, जैसे लिखा हो एक्स ग्रेटर देन वाई, हमारे एक्स ग्रेटर देन वाई, और लिखा हो वाई ग्रेटर देन जेड। तो फ्रॉम दीज टू वी कैन से दैट एक्स वाई से बड़ा है और वाई जेड से बड़ा है। तो हम बोल सकते हैं सबसे बड़ा कौन है इनमें, सबसे बड़ा इनमें एक्स है ना। और सबसे छोटा कौन है, जेड है ना। अगर एक्स वाई से बड़ा है और वाई जेड से बड़ा है तो वी कैन से दैट एक्स विल बी ग्रेटर देन जेड। तो हम देख सकते हैं यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, ये इससे बड़ा दिया हुआ है और ये एक्सप्रेशन खुद, ये खुद बी रेज़्ड टू पावर इनसे बड़ा है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकंड वी कैन से दैट a to the power n and plus c to the power n upon 2 and this will be greater than b raised to the power n। ये b raised to the power n से बड़ा हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड का यूज करके निकाल दिया मैंने, ये लॉजिक लगा दिया हमने। और इस लॉजिक को इस्तेमाल करके बस आप 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वी गेट a raised to power n plus c raised to power n 2 into b raised to power n। तो ध्यान रखें, इस रिजल्ट को याद रखने की कोशिश भी करें। नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, सवाल कर ही रहे हैं। अगर ये चीजें याद नहीं होगी, रिजल्ट याद नहीं होंगे,
तो हम हमारी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे, सवाल को रीड करेंगे और एट द स्पॉट सवालों का सोल्यूशन निकालेंगे और उनका यूज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मान लो हम किसी बात के लिए कह रहे हैं इसको याद रखो और याद रख सकते हो तो ठीक है, हो सकता है कहीं हमें जरूरत पड़े तो हमारा काम आसान हो जाए ना। इससे इसको याद रखने की कोशिश करनी है। एबीसी आर पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट, एंड अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो ए टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन विल बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ बी रेज़ टू पावर एन। ठीक है ना, ऐसे इसको निकाल सकते हैं ना। तो ये एएमजीएम का यूज कर रहे हैं हम और एएमजीएम का यूज करके निकाल लिया इसको हमने ना। एक और लिखे, एक सवाल और लिखे, घर से करके लाएंगे हम एएमजीएम का है ना। ये एक सवाल और लिखे ना। तो ये सब सवाल, बहुत सारे सवाल कर लिए, कम से कम 20-25 सवाल कर लिए हमने एएमजीएम के ना। अब इतने सवाल करने के बाद तो क्या है, हमारे पास अलग अलग तरह की वैरायटी आ गई और हमें मालूम पड़ गया भाई ऐसे सवाल बनते हैं ना। जो लॉजिक हमारे पास अवेलेबल है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं ना। उसके बाद तो इन सब लॉजिक को माइंड में रखना है और सवाल करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना हमें। तो लिखे यहाँ एक सवाल और लिखे, इफ आर ग्रेटर देन 0, इफ आर इज लेस देन 1 एन ग्रेटर देन 0 एंड m belongs to n and m belongs to n, then prove that m नेचुरल नंबर है और r 0 से 1 के बीच में है, then prove that 2m plus 1, this is 2m plus 1 into r to the power m into r to the power m into 1 minus r into 1 minus r is less than 1 minus r to the power 2m plus 1, 1 minus r to the power 2m plus 1। ये प्रूव करके लाना है ना। ठीक है ना, इसको प्रूव करना है। r के बारे में जानकारी है कि r 0 से 1 में है और m के बारे में जानकारी है कि m नेचुरल नंबर है और हमें प्रूव करके लाना है। देन प्रूव दैट 2m plus 1 into r to the power m into 1 minus r is less than 1 plus 1 minus r to the power 2m plus 1। ये जो पावर है सिर्फ r पर है, 1 minus r to the power 2m plus 1। अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट भी सीरियसली करना है अपने को ना। अटेम्प्ट करने का मतलब परेशान होना है उसके लिए। अगर वो नहीं आए तो हमें परेशान भी होना है उसके लिए। नहीं, मुझे कोशिश करूंगा, मैं लाने की कोशिश करूंगा, मैं एफर्ट करता हूँ ना, मैं कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर आपको, ऐसी बात नहीं है ना। और हम चीजों को ध्यान से देखें, इनको ऑब्जर्व भी करें, कहीं कुछ नजर आ रहा हो तो उसको ध्यान देने की कोशिश करें। r 0 से 1 के बीच में नो डाउट ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1 माइनस r एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है ना। तो देख सकते हैं ये पॉजिटिव है ना। ठीक है ना, तो हमें इसको ध्यान से देखेंगे, कहीं हो सकता है इसको देखकर माइंड में कुछ बात आए हमारे सामने और वहां से एएमजीएम स्टार्ट करें। अब सोचना है भाई, अभी तो हेडिंग डला हुआ है, पता है भाई एएमजीएम का यूज करना है, तो कहीं ना कहीं माइंड में ये तो है ही सही कि भाई मुझे एएमजीएम एएमएचएम इनका यूज करना है ना। अब एएमजीएम में किस पर लगाऊंगा, इनको ध्यान से देखकर हो सकता है हम सोच पाए कि ऐसे कौन से नंबर लूं जिन पर एम लगाऊं या जीएम लगाऊं या एचएम लगाऊं। तो हमें सोचना है, पेशेंस रख करना, एफर्ट देना, एफर्ट करना है, टाइम देकर एफर्ट करना है अपने को, ये करके लाना है। आप टिक्नोमेट्री पर आ गए थे अपन, लास्ट सवाल मैंने हमने प्रूव किया था ना, टिक्नोमेट्री पर आ गए थे हम और उसमें लास्ट सवाल हमने प्रूव किया था कि वो सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। लास्ट सवाल शायद हमने वही किया था मेरे हिसाब से ना। तो वो एक अच्छा रिजल्ट था, मैंने उसका यूज करके भी बताया इंटीग्रेशन में भी आपको। टिक्नोमेट्री पर कमांड रखना जरूरी है। कमांड का मतलब यही है कि जो फॉर्मूले हैं जो हम पढ़ रहे हैं उनको माइंड में रखना है बस अपने को, समय समय पर उनका रिवीजन करना है ना। कोई अच्छी बात बताएं, इंपॉर्टेंट बात, इसको याद रखो, तो उसको याद रखने की कोशिश करनी है आपको ना। तो यह लिख लें, प्रूव द फॉलोइंग्स, प्रूव द फॉलोइंग्स, प्रूव द फॉलोइंग्स, ताकि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा अपने को ना। प्रूव द फॉलोइंग्स। फर्स्ट कुछ प्रूव कर चुके थे अपने ना, हेडिंग भी डाल रखा था वैसे हमने ना। तो इसमें निकालते हैं, cos टू द पावर 6 है, cos टू द पावर 6 है प्लस sin टू द पावर 6 है प्लस 3 टाइम्स cos स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है ना हमें। अटेम्प्ट करना मस्त है ना, अटेम्प्ट करे बिना कुछ भी नहीं होगा। मैथमेटिक्स बिना अटेम्प्ट करे कभी नहीं आ सकती है ना। सुनने से और देखने से मैथमेटिक्स का सवाल कभी नहीं हो सकता। हमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा, उन बातों को माइंड में रखना पड़ेगा, खुद का इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ भाई मुझे सीखना है ना। कई बातें कुछ याद भी रखनी पड़ती है अपने को, स्टैंडर्ड फॉर्मूले वगैरह हमें याद रखने पड़ते हैं ना। तो प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर है ना।
वही 10 क्लास का रिवीजन कर रहे हैं बेसिकली अपन। हमें लाना है ये 1 के बराबर है ना, तो इसको लाने के लिए हम जो भी है हम इसका यूज करने की कोशिश करते हैं। एलएचएस ध्यान से देखें अपन, एलएचएस को अगर हम देखें तो ये ऐसा लिखा हुआ है हमारे पास, दिस इज कॉस स्क्वायर है होल क्यूब। क्योंकि अगर साइन कॉस होते हैं ना, तो साइन कॉस में क्या है, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहता है कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1 होता है ना, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में चलता रहता है ना। इसको लिखा मैंने होल क्यूब, कॉस स्क्वायर है होल क्यूब लिखा, यानी ए क्यूब हो गया है ना, ये होल स्क्वायर ए, इसको ए ज्यूम कर लो ए क्यूब। ऐसे इसको लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है होल पावर 3, ये बी क्यूब हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा बी क्यूब। इसको लिख सकते हैं हम 3, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है एन साइन स्क्वायर है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया ना। अब देखो ये तो हो जाएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा बी क्यूब, 3ab। अब अगर मुझे a प्लस बी लिखा हुआ होता, तो a प्लस बी अगर लिखा हुआ होता तो ये a प्लस बी का होल क्यूब बन जाता है ना। और व्हाट इज a प्लस बी, a प्लस बी हमारे पास लिखा हुआ नहीं है, तो हमने उसको ऐसे लिख लिया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे लिख लिया ना, तो पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। इसको अगर मैं a रीड कर लूं, इसको अगर मैं a रीड कर लूं और इसको अगर मैं b रीड कर लूं, एक इसको एज्यूम कर रहे हैं हम कॉस स्क्वायर ए को और b एज्यूम कर रहे हैं हम साइन स्क्वायर ए को, तो ऐसा लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a इंटू बी और इंटू ए प्लस बी, ये ऐसा लिख लिया हमने, इसको अरेंज कर लिया। यानी अगेन हमने 1 को रिप्लेस किया और 1 की जगह हमने cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर लिखा। अभी क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल क्यूब हो जाएगा, दिस इज a प्लस बी होल क्यूब। नाउ व्हाट इज a इज cos स्क्वायर है, व्हाट इज b is sin स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। a इक्वल टू क्या है यहाँ पर, a इक्वल टू है cos स्क्वायर है, ताकि लिखने में समय भी कम लगा हमें, और b हमने एज्यूम किया है sin स्क्वायर को, b इक्वल टू sin स्क्वायर है, और व्हाट इज a प्लस b इक्वल टू 1, और 1 का होल क्यूब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसको 1 प्रूव कर दिया ना। ठीक है ना, ऐसा मैनिपुलेट कर लिया और मैनिपुलेट करके निकाल लिया, ऐसे कैलकुलेट कर लिया ना। यानी इसका मतलब ये अगर ये वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब ये एंगल ए पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आ रही है तो इसमें एंगल ए का कोई रोल ही नहीं है, यानी एंगल ए को मैं 0 ले लूं तब ये 1 आएगा, एंगल ए को अब मैं 90 डिग्री ले लूं तो ये 1 आएगा, एंगल ए को 10 डिग्री ले लिया जाए, अगर मैं एंगल ए को 10 डिग्री ले लूंगा तब ये 1 आएगा। इसका मतलब ये एंगल ए पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, एंगल ए को कुछ भी लिखे हम, द वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, ऐसे इसको निकाल सकते हैं ना। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं ना, जो भी नंबर आएगा फोर्थ, sec to the power 4a, sec to the power 4a into 1 minus sin to the power 4a minus 2 tan square a minus 2 tan square a is equal to 1। ये प्रूव करना है ना हमें, दिस इज इक्वल टू 1। बस वो फॉर्मूले हैं, 3 आइडेंटिटी हमारे पास है और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानकारी है बेसिक, उनका यूज करके प्रूव करना है ना। sec to the power 4, sec लिखा हुआ है 1 minus sin to the power 4a minus 2 tan square a is equal to 1, इसको प्रूव करना है ना। अगेन ये भी एंगल ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, तो निकालने के लिए एफर्ट कर सकते हैं इसको एलएचएस। अब ये इसके फैक्टराइज कर लें हम, ये 1 माइनस 4 साइन टू द पावर 4 लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट लगा दिया हमने, तो सेक टू द पावर 4 है तो लिखा हुआ है दिस इज सेक टू द पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है और इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर है, 1 प्लस साइन स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख लिया। माइनस 2 tan स्क्वायर है मेंटेन है, माइनस 2 tan स्क्वायर ए मेंटेन है ना। एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं और दिखाएंगे भाई 1 आ जाएगा ना, यानी ये भी एंगल ए पे डिपेंड नहीं करेगा ना। नाउ व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज cos स्क्वायर है, ये cos स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सेक टू द पावर 4 है और एक cos स्क्वायर बन जाएगा, तो देख सकते हैं अगर सेक टू द पावर 4 हमारे पास है और cos स्क्वायर ए भी हमारे पास है, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, बिकॉज दिस इज cos स्क्वायर है, ये हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर है, और सेक टू द पावर 4 को और cos स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर आ जाएगा, दिस विल बिकम सेक स्क्वायर, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर के बराबर, इसको सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका और इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ गया, सेक स्क्वायर आ गया, दिस इज सेक स्क्वायर। और आगे लिखा है हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर है, आगे लिखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर है माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर है। फॉर्मूला लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा माइंड लगाना है, थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखना है ना, पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा अपने को, सवाल आएगा कोशिश करेंगे तो आएगा, ऐसी बात नहीं है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो सेक स्क्वायर को मैंने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, ना व्हाट इज सेक स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है, क्योंकि सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन cos स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर है, ये आ जाएगा tan स्क्वायर है, और माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर है, ये इस तरह से आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर है।
अब टेन स्क्वायर है माइनस टू टेन स्क्वायर है, ये आ जाएगा माइनस टेन स्क्वायर है, तो व्हाट वी गेट सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी हो गई है, दिस इज सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ऐसे कैलकुलेट कर लिया ना, और उस कैलकुलेट करके निकाल लिया उसको। लिखे नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखे, फिफ्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स ऑफ cos to the power 4 alpha plus sin to the power 4 alpha, 3 times cos to the power 4 alpha plus sin to the power 4 alpha minus 2 times cos to the power 6 alpha, cos to the power 6 alpha, cos to the power 6 alpha plus sin to the power 6 alpha. Find the value of this. इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है मतलब प्रूव नहीं करना, हमें वैल्यू निकालनी है ना, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। प्रूव करने वाला सवाल थोड़ा आसान होता है, पता होता है वे लाना है ना, तो थोड़ा उस डायरेक्शन में सोच पाते हैं अपने ना, यहाँ वैल्यू निकालनी है अपने को ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, cos की डिग्री 6 है यहाँ पर और sin की डिग्री भी 6 है ना, दिस इज cos टू द पावर 6 अल्फा, cos टू द पावर 6 अल्फा, 6 अल्फा प्लस sin टू द पावर 6 अल्फा। आंसर इज 1। तो वही जब साइन कोस होते हैं ना, तो साइन कोस में क्या है, हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का यूज करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, जो भी हमारे पास है इस एक्सप्रेशन को ई एज्यूम कर लेते हैं हम, लेट दिस एक्सप्रेशन इजी, इसको हमने ई एज्यूम कर लिया ना भाई, ताकि बार बार ये एक्सप्रेशन लिखना नहीं पड़ेगा ना। अब ई की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो इसको लिख सकता हूं मैं 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे लिख लिया ना डिग्री 4, ताकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे इसको लिख लेते हैं, ये ए क्यूब बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा होल क्यूब एंड प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होल क्यूब, इसको ऐसे लिख लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा होल क्यूब। अब हमने एज्यूम कर लिया लेट ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा को हमने ए एज्यूम कर लिया और बी एज्यूम कर लिया हमने साइन स्क्वायर अल्फा को, ताकि लिखना भी कम पड़ेगा अपने को। अब हम क्या है ए प्लस बी में इंटरेस्टेड है भाई, हम ए प्लस इसलिए हमने यहाँ स्क्वायर जनरेट कर लिए, यहाँ भी स्क्वायर, ये डिग्री 6 थी, इसको हमने कॉस स्क्वायर का होल क्यूब बना दिया, साइन स्क्वायर का होल क्यूब बना दिया। अब जो ए प्लस बी है वो तो 1 हो जाएगा। अब इनको अब ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इसको मैंने ए एज्यूम कर लिया तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, और ये क्या बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा ना। अब क्वाड्रेटिक पढ़कर आए अपन, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी में एक्सप्रेस कर सकते हैं और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को भी हम ए प्लस बी में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, तो इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी में क्यों इंटरेस्टेड है उसका लॉजिक पता है हमें, बिकॉज ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, अगर इसको ए एज्यूम कर रहा हूँ और इसको बी एज्यूम कर रहा हूँ तो ए प्लस बी कैन बी रिटन एज 1, उसको मैं 1 लिख सकता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान से देखें, इसको लिखना है हमें ना, तो इसको लिख सकते हैं, हम जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, ये पढ़ के आए हैं फॉर्मुला क्वाड्रेटिक वगैरह पढ़ के आए हैं हम, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब और प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी, 3ab इंटू ए प्लस बी, और यहाँ भी हमने ए प्लस बी जनरेट कर लिया और हमें चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3a इंटू बी और इंटू ए प्लस बी, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, इसको ऐसा लिखा है। अब जहां भी ए प्लस बी उसको 1 रख देंगे हम, बिकॉज ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, और अगर ए प्लस बी 1 है तो ये तो 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस 2 की जगह 2 रहेगा, ए प्लस बी इज 1 और वो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी, ये ऐसा आ जाएगा ना, इसको ऐसा लिख लिया ना। अब यहाँ दिखाएं, अभी इससे मल्टीप्लाई होगा तो वी गेट माइनस 6 ए बी, और अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वी गेट 6 ए बी, तो प्लस 6 ए बी से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी हमने 3 को अब इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है और 2 को इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, और अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आ जाएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 आ जाएगा, एंड द आंसर इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बना, अगेन ये अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब एंगल अल्फा कुछ भी हो, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अल्फा पर डिपेंड नहीं कर रही, ये इन टर्म्स ऑफ अल्फा नहीं आ रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा आ रहा है, अल्फा की वैल्यू को कुछ भी रख दो
और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना। तो अगेन वही हमने cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा का यूज कर लिया ना। tan और sec होगा तो sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा का यूज करेंगे। अब देखो कभी ये सवाल ऐसे मान लो ऑब्जेक्टिव में आए ना हमारे, मान लो ये हमारे ऑब्जेक्टिव में आए, भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस या द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, एक ऑप्शन में लिखा हुआ है मान लो 1, एक ऑप्शन में लिखा हुआ है हाफ, एक ऑप्शन में लिखा हुआ है -1 और एक ऑप्शन में लिखा हुआ है -हाफ। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज दिस 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 और दिस। तो इससे क्या हमें मालूम पड़ जाता है, ऑप्शन में अगर दिया हुआ है तो इससे हमें मालूम पड़ रहा है भाई इसकी जो वैल्यू आने वाली है ये कांस्टेंट आने वाली है ना, ये एंगल अल्फा पे डिपेंड नहीं करेगी ना। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ ऑप्शंस के अंदर बताओ भाई वैल्यू कांस्टेंट ही आने वाली है, तो उतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हमें, उस एक्सप्रेशन को उतना सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। हम हिट एंड ट्रायल प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं। ये तो मालूम पड़ेगी ऑप्शन से कि इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा नहीं आ रही, ये कांस्टेंट आ रही है ना। और अगर मालूम पड़ गया कांस्टेंट है, ये अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो अल्फा की किसी कन्वीनियंट वैल्यू को रखकर भी हम एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। जैसे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम अल्फा को क्या लें, पता है भाई ये इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा है, तो अल्फा को कुछ भी रखूं उसकी वैल्यू जो आएगी उसी से काम चल जाएगा ना। और अगर कन्वीनियंट है, हमें पता है भाई अल्फा को कुछ भी लिखें, तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस लेट अल्फा बराबर 0, अल्फा को 0 मान लिया हमने, 0 डिग्री मान लिया अल्फा को। ऐसा नहीं कि मैं अल्फा को 10 डिग्री रखूंगा, अल्फा को 10 डिग्री लूंगा तो भी वैल्यू वही आएगी, अल्फा को 90 डिग्री लूंगा तो भी वैल्यू वही आएगी, अल्फा को मैं 8 डिग्री लूंगा 8 डिग्री तभी वही आएगा। लेकिन हमें पता है जब अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा और हम खुद सोच रहे हैं तो हम ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे हमें दिक्कत कम से कम आए, जिससे हमें तकलीफ कम से कम होना। और हम देख रहे हैं भाई अगर मैं अल्फा को 0 रखूंगा तो अल्फा को 0 रखने पर क्या आ जाएगा, e इज इक्वल टू थीटा रहेगा। व्हाट इज cos 0, cos 0 इज 1, तो ये 1 आ जाएगा। व्हाट इज sin 0, sin 0 0 -2 टाइम्स, अगर मैं अल्फा को 0 ले रहा हूं तो cos 0 1 आ जाएगा और sin 0 0 आ जाएगा, एंड दिस इज 3 - 2 इज इक्वल टू 1, आंसर 1 आ जाएगा। तो जब लगे भाई अल्फाबेट ऑप्शन लग जाता, मान लो कि अल्फाबेट डिपेंड नहीं कर रहा, तो अल्फा की किसी कन्वीनियंट वैल्यू को लेकर जिससे हमें खुद को तकलीफ नहीं हो, अगर मैं अल्फा को मान लूं 8 डिग्री, अल्फा को 8 डिग्री मान लूंगा तो भी वैल्यू ये आएगी, वो तो निकाल के दिखा दिया ना भाई हमने, अल्फा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब अगर मैं अल्फा को 8 डिग्री लेता तो मैं sin 8 डिग्री की वैल्यू नहीं जानता, तो मुझे तकलीफ आती है इसे निकालने में। इसलिए जब मुझे मालूम पड़ गया कि इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा है, तो अल्फा की ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे हमें तकलीफ नहीं होना और उसको वैल्यू उसको निकाल सकते हैं ना। इस तरह से वो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया और सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करने की कोशिश कर ली हमने। लिखे एक और लिखे नेक्स्ट, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव करना है मान लो मैं cot a into cos a, cot a into cos a upon cot a plus cos a is equal to cot a minus cos a upon cot a into cos a, cot a into cos a, ये प्रूव करना है अपने को ना। मल्टीप्लाई हो रहे हैं cot a, cot लिखा हुआ है cos लिखा हुआ है ना, cot a into cos a, ये प्रूव करना है अपने को। वैसे करते रहे अपन, जीवन कम पड़ जाएगा अपना है ना, टिक्नोमेट्री खत्म नहीं होगी। मतलब हमें ये देखना है भाई गियर अप हो गए अपन, वापस 10th क्लास रिवाइज कर ली हमने, वो 3 आइडेंटिटी है उनका यूज कर रहे हैं ना, 6 टिक्नोमेट्री रेशियोज हैं, 10 का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब क्या होता है, ये समझ में आ गया हमारे ना। तो वही यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब कॉट में हमारे पास लाना में ही है ना, हमें दिखाना है दोनों बराबर हैं, है ना। कई बार क्या है, अगर मान लो लगे आपको कि एग्जैक्टली मैं इसको इसके बराबर नहीं ला पाया, तो थोड़ा इसको सोल्व कर लो और थोड़ा इसको सोल्व कर लो और दिखा दो कि दोनों बराबर है ना, है ना। कई बार होता है यहाँ से स्टार्ट करके वो नहीं ला पाते, तो वहां से स्टार्ट करके वो लेके आ जाओ आप, है ना। हमें तो दिखाना, प्रूव करने का दिखाना है दोनों एक्सप्रेशन बराबर है।
तो हमें कोशिश तो ये करते हैं मैं यहाँ से स्टार्ट हूँ, एग्जैक्टली ये लेके आ जाए। कई बार दिक्कत आया सोचने में, तो थोड़ा बहुत इसको सोल्व कर लो और थोड़ा बहुत इसको सोल्व कर लो और दिखा दो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं एलएचएस। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा अपने को, किसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे, तो इस कोड को क्या करो, साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया हमने। और अगर इसको साइन कोस में कन्वर्ट करूंगा तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर है, और जो कॉस का साइन है आ गया वो नीचे आ जाएगा ना, ये साइन है नीचे आ जाएगा ना। अब इस कोड को साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया हमने, इसको लिखा हमने कॉस है अपॉन साइन है, इसको लिख सकते हैं कॉस है अपॉन साइन है और प्लस कॉस है, इसको मैंने ऐसा लिख लिया ना। अब यहाँ क्या अंदर क्या है, एक तो एलसीएम ले लेते हैं और एक कॉमन ले लेते हैं। कॉमन तो क्या आ जाएगा, कॉस से कॉमन आ जाएगा, ऊपर रहेगा कॉस स्क्वायर है, साइन है ऑलरेडी नीचे ही से हमारे पास, ये साइन है आ गया ना, और ये कॉस है एक तो कॉमन ले लिया हमने, कॉस से कॉमन ले लिया और यहाँ ले लिया साइन है एलसीएम, यहाँ साइन है मैंने एलसीएम ले लिया ना, यहाँ से कॉस से कॉमन ले लिया तो बाहर कॉस से आ गया, और साइन है अगर एलसीएम लूंगा तो आएगा 1 प्लस साइन है, ये इस तरह से आएगा 1 प्लस साइन है। अब जो सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंप्लीफाई करो, एक तो इस स्क्वायर से कॉस को कैंसिल कर देंगे और एक इस साइन से इस साइन को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा ये एलएचएस चल रहा है हमारे पास है ना, इसको रब कर देता हूं मैं ना, तो ये आ जाएगा एलएचएस इज इक्वल टू हमारे पास आएगा कॉस है अपॉन 1 प्लस साइन है, कॉस है अपॉन 1 प्लस साइन है। अब आपको लगता है मुझे इसके आगे नहीं दिख रहा, अब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, तो हम क्या करें, हमें मालूम पड़ गया भाई एलएचएस की वैल्यू आ गई। अब क्या करो, इसको आगे बढ़ जाओ और इसको भी दिखा दो कि ये भी कॉस है अपॉन 1 प्लस साइन लिखा हुआ है, या यहीं से आगे बढ़ के कोशिश कर सकते हैं, मान लो लगे हुए आगे नहीं बढ़ पा रहा आप में, तो कोई बात नहीं, अब यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसको लाके दिखा देंगे ये कॉस है अपॉन 1 प्लस साइन है ना। या देखें अगर हम कुछ कर नहीं पा रहे ना, तो ऐसा करते हैं भाई कॉस से ऊपर है, अब देखो यहाँ कॉस से डिनोमिनेटर में चाहिए, मैं जो लाना है उसमें कॉस से डिनोमिनेटर में, यहाँ तो कॉस से न्यूमरेटर में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में लाने के लिए क्या करो, इसको 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 माइनस साइन से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ये 1 माइनस साइन लिया और इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और इससे डिवाइड भी कर दिया, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, उससे होगा क्या है 1 प्लस साइन है इंटू 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, और वही 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, तो आ जाएगा कॉस है और इंटू 1 माइनस साइन है, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन है, और अपॉन कितना बन गया, कॉस स्क्वायर बन गया है, कॉस स्क्वायर है, और बस स्क्वायर से इस कॉस को मैं कैंसिल कर दूंगा, तो व्हाट डू वी गेट 1 माइनस साइन है, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन है अपॉन कॉस है, 1 माइनस साइन है अपॉन कॉस है, ये इस तरह से आ जाएगा। इसको अलग अलग कर दो आप, एक तो आ जाएगा 1 अपॉन कॉस है, दिस इज 1 अपॉन कॉस है माइनस, और ये कितना आएगा साइन है अपॉन कॉस है, ये आ जाएगा साइन है अपॉन कॉस है। अब हमें क्या चाहिए, कॉस और कॉट चाहिए, तो इस कॉस से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे कॉट चाहिए लाना मुझे, क्योंकि ये आरएचएस है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, टेन है लिखा हुआ है, इस टेन को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन कॉट है, तो ये कॉस की जगह कॉस आ जाएगा, और ये टेन है लिखा हुआ है, इस टेन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट है, इस टेन को ऐसे लिख लिया मैं 1 अपॉन कॉट है, और इसका एलसीएम वेलसीएम ले लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, तो आ जाएगा कॉट ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए, इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लिया हमने, ठीक है ना, ऐसे निकाल लेंगे इसको हम, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। या फिर कभी लगे हुए एकदम मैं बराबर नहीं दिखा पा रहा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर लो और थोड़ा उसको सिंप्लीफाई, लगता है भाई सिंप्लीफाई करने पर यहाँ आ गए थे अपन, ये कॉस से अपॉन 1 प्लस आने आ गया था, तो थोड़ा इसको भी मैनिपुलेट कर लेंगे साइन कॉस में कन्वर्ट करके, इसको भी दिखा देंगे कॉस से अपॉन 1 प्लस साइन है ना। या ऐसा भी कर सकते थे, हमें दिख रहा था है ना भाई, दिख रहा था वो, कई बार क्या जो दिखता है ना उसको फॉलो करते हैं तो आ नहीं पाता है ना, कई बार हमारे माइंड में कोई अप्रोच आया उसको फॉलो करा, हम आंसर तक नहीं पहुंच पाते, तो कोई बात नहीं भाई, वो अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी आपको ना, वो तो अप्रोचेज हैं, जो भी हमें माइंड में आएगा उस पर फेथ रखना पड़ेगा और उसको यूज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मान लो वर्कआउट नहीं हुआ, आंसर नहीं आया, हमारी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा अपने को। तो हम यहाँ ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पर लिखा हुआ था कॉट इंटू कॉस है और अपॉन कॉट ए प्लस कॉस है, ये ऐसा लिखा हुआ था और लाना अपने को ये था ना, तो ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर हम इसको, इससे ये लाना था हमें, तो यहाँ हमें न्यूमरेटर में क्या है कोट ए माइनस कोस है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, कोट ए माइनस कोस आ जाता है फिर ना, आप कोशिश करना इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, कोट ए माइनस कोस से मल्टीप्लाई, ये एलएचएस था हमारे पास और हमें न्यूमरेटर में लाना था, तो इसको कोट ए और माइनस कोस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो आप, अब मैनिपुलेट करोगे तो आ जाएगा वहां पे ना, अब आप लाने की कोशिश करोगे साइन कोस में कन्वर्ट करोगे तो उससे आ जाए, अभी तो आ ही गया ना, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया हमने ना, ये तो क्रिएट हो ही गया ना, बाकी जो बचेगा उसको मैनिपुलेट कर लेंगे, आ जाता है मल्टीप्लाई करने पर, ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, उसको मैनिपुलेट करोगे तो ये आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, लाके तो बता दिया मैंने, हम ऐसे भी सोच सकते थे भाई ये ऊपर चाहिए था, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि स्ट्रेट फॉरवर्ड जनरेट हो जाएगा, ऐसे भी इनको यूज करके हम निकाल सकते थे ना, कोशिश कर सकते हैं आप निकालने के बारे में सोच सकते हैं ना। लिखें एक और लिखें, इफ 10a prove that 10a plus sec a 10a plus sec a minus 1 upon 10a minus sec a 10a minus sec a minus 1 is equal to 1 plus sin a upon cos a,
ये आपके 10th क्लास का इंपॉर्टेंट सवाल होता है ना, बोर्ड में आता है लगभग हर साल, है ना। एक साल नहीं आता तो अगले साल आ जाता है ना। 10a प्लस सेक माइनस 1 अपॉन 10a माइनस सेक माइनस 1। इन सबसे क्या लॉजिक जनरेट हो रहे हैं हमारे माइंड में ना। भाई ऐसे ऐसे टिक्नोमेट्री में ऐसा करना पड़ता है, थ्रू आउट काम आएगा ये हमारे, इंटीग्रेशन हो कुछ भी हो ये। एक बार टिक्नोमेट्री शुरू हो गई ना तो पीछे पड़ गई आपके अभी। अब जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगी, आपको पढ़ना ही बंद करना पड़ेगा, पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी तब पीछा छोड़ेगी आपका ये। वरना ये हर जगह काम आएगा कंसेप्ट टिक्नोमेट्री का आपका, पीछे पड़ गई टिक्नोमेट्री में आपके। तो जो फॉर्मूले हैं, जो कंसेप्ट हैं, जो सवाल करने के तरीके देख रहे हैं अपन, इन सबको माइंड में रखना पड़ेगा हमें। वे ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। ये 10a माइनस सेक प्लस 1 लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है 10a प्लस सेक माइनस 1। ये बोर्ड में आता है लगभग हर साल। अब देखिए यहाँ पर वही 10a सेक है, हमने सिखाया हुआ टिक्नोमेट्री में 1 को हम रिप्लेस करते हैं। कई बार 1 को रिप्लेस करते हैं और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर लिखते हैं ना। कई बार 1 को रिप्लेस करके हम सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सब अप्रोच मैं बता रहा हूँ आपको लाने के लिए ना। लाना में ये जो लाना है वो हमारे सामने रहना चाहिए ना। बताओ भाई हमारे सामने क्या ऑप्शन भी हो, कई बार क्या ऑप्शन को भी देख लेते हैं हम। भाई ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, ऑप्शन को देखकर भी हम सवाल को प्रोसीड कर पाते हैं कई बार। तो ये जो 1 है इस 1 को रिमूव कर दिया मैंने, इस 1 को लिखा मैंने सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। ये अपने आप में खुद लिखा हुआ है 10a प्लस सेक है, ये लिखा हुआ है 10a प्लस सेक है माइनस सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। इसको ऐसे लिख लिया मैंने। व्हाट इज सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है 1, और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं किया मैंने ना। ये आ जाएगा 10a माइनस सेक है और प्लस 1, ये ऐसा लिखा हुआ है ना। अब देखो इसके फैक्टर, इसको फैक्टराइज कर लिया मैंने। इसका एक फैक्टर आएगा सेक ए माइनस 10 है और एक फैक्टर आएगा सेक ए प्लस 10 है। तो हम कॉमन क्या ले लेंगे, सेक ए प्लस 10 को हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसका एक फैक्टर आएगा सेक ए प्लस 10, इसको फैक्टराइज कर दूंगा मैं। एक फैक्टर आएगा सेक ए प्लस 10 और एक फैक्टर आ जाएगा सेक ए माइनस 10। दिस इज सेक ए माइनस 10, ये से फैक्टराइज कर दिया। अब ये भी तो क्या लिखा हुआ है, सेक ए प्लस 10 लिखा हुआ है, और यहाँ भी क्या है सेक ए प्लस 10 है ना। तो ये सेक ए प्लस 10 कॉमन ले लेंगे हम। इस सेक ए प्लस 10 को कॉमन ले लिया हमने। 10a प्लस सेक ए बोले या सेक ए प्लस 10 बोले एक ही बात है ना। ये सेक ए प्लस 10 को कॉमन ले लिया। अब कॉमन ये तो पूरा कॉमन आ ही गया, ये तो पूरा कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ तो कितना बचा, 1 आ गया। ये माइनस साइन लगा हुआ है, जब भी माइनस साइन लगाओ तो बाकी जो लिखना है उसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए ना। इस माइनस साइन को हमने कॉपी कर दिया ना। अब ये तो हम कॉमन ले ही चुके, अब क्या बचा, सेक ए माइनस 10 है। तो आ जाएगा सेक ए माइनस 10। ब्रैकेट क्यों लगाया हमने, क्योंकि बाहर माइनस साइन था, इससे ब्रैकेट को अप्लाई कर दिया ना। और नीचे जो लिखा हुआ है उसको मेंटेन रख लिया ना। नीचे लिखा हुआ है 10a माइनस सेक ए, 10a माइनस सेक ए एन प्लस 1, नीचे ऐसे लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखें ये क्या लिखा हुआ है, 1 यहाँ भी है, माइनस सेक है यहाँ भी है, माइनस माइनस प्लस प्लस 10 है यहाँ भी है ना। तो ये जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ है ये एक्जैक्टली वही है ना। तो इससे कैंसिल कर देंगे ना, इसको इससे कैंसिल कर दिया ना। और कैंसिल करने के बाद हमें चाहिए साइन कोस में आंसर। तो 10a को क्या लिखो, हमारे पास क्या आ गया, 10a प्लस सेक आ गया बस। हमारे पास आएगा 10a प्लस सेक, और 10a और सेक को क्या करो, साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको लिखेंगे हम साइन ए अपॉन कॉस है। तो ये साइन ए अपॉन कॉस आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस है। ये साइन ए अपॉन कॉस है, ये 1 अपॉन कॉस आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे इसका कॉस है एंड वी गेट 1 प्लस साइन अपॉन कॉस है। साइन कोस में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते थे, काफी लंबा होता है। अगर मैं इनको साइन कोस में कन्वर्ट करता तो काफी पेशेंस रखना पड़ता, काफी टाइम लगता है ना। तो तरीके है, मतलब ये जो तरीके सामने बता रहे हैं आपको, इनको कहीं ना कहीं माइंड में रखना है, आपको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, है ना। अगर कर रहे हैं अच्छा लग रहा है आपको तो माइंड में रखना पड़ेगा। लेकिन सवाल है, कई बार अप्रोच लंबी आती है हमारे माइंड में, कई बार बहुत शॉर्ट अप्रोच आ जाती है ना। तो जो भी हमारे माइंड में आएगा उस पर फेथ रखना पड़ेगा आपको। एक और लिखें, इफ sin x plus sin square x, if sin x plus sin square x is equal to 1, if sin x plus sin square x is equal to 1, then prove that, then prove that, then prove that. First, then लिखो, then find the value of, then find the value of, then find the value of, then find value of
ये हमें गिवन रिलेशन है और इसका यूज करके वैल्यू निकालनी। फर्स्ट cos स्क्वायर एक्स प्लस cos टू द पावर 4x, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos टू द पावर 4x। एक तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी एंड सेकंड एक वैल्यू निकालनी है हमें cos टू द पावर 12x, cos टू द पावर 12x प्लस 3 टाइम्स cos टू द पावर 10x प्लस 3 टाइम्स cos टू द पावर 8x प्लस cos टू द पावर 6x माइनस 1। हमें इसकी वैल्यू निकालनी, इन दो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल। ये गिवन रिलेशन है आपके पास, sin x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इन दोनों एक्सप्रेशंस की मुझे वैल्यू निकालनी और गिवन हमें ये है, हम इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज करके आगे बढ़ सकते हैं ना, और हमें कैलकुलेट करना है, इसको निकालना है। तो देखो फर्स्ट वाले को लाने के लिए हमारे पास सब साइन है, हमें यहाँ कॉस ही, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी सब कॉस है हमारे पास, यहाँ डिग्री 12 है मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम डिग्री 4 है ना। तो यहाँ से इससे स्टार्ट करना पड़ेगा। सिंस sin x इज इक्वल टू सिंस sin x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है कि 1 के बराबर है, दिस इज इक्वल टू 1। अब हमें cos स्क्वायर चाहिए ना, cos में लाना है हमें ना। तो देखो इसको क्या करें हम, sin स्क्वायर को ये गिवन है हमें कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इसके बराबर है, निकालना नहीं है हमें, दे रखा है कि भाई जो भी है। अब या तो ये इसको सोल्व करें और इसको सोल्व करके या तो मैं sin x की वैल्यू निकाल पाऊं और sin x से फिर cos x निकालूं, लेकिन दिख रहा है भाई इसके रूट, अगर मैं sin x में क्वाड्रेटिक भी बनाऊंगा, अगर मैं इसको sin x में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा तो मुझे sin की वैल्यू इनकन्वीनियंट आएगी, और वो इनकन्वीनियंट आएगी तो वहां से cos निकालूंगा तो और कन्वीनियंट आएगा ना। तो दो तरीके आ रहे हैं, या तो sin निकालूं या यहाँ से कोई एंगल निकालूं, x की वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊं मैं, ऐसा एंगल सोच पाऊं जिसको रखने पर 1 आ जाए ना, उस एंगल को फिर यहाँ रख दूंगा मैं ना। या फिर हम ऐसे सोच रहे हैं हमें cos लाना है यहाँ से, इस sin स्क्वायर को उधर इंटरचेंज कर लो आप। तो sin x को अगर मैंने इंटरचेंज, sin स्क्वायर को अगर इंटरचेंज कर लिया तो व्हाट इज 1 माइनस sin स्क्वायर x, 1 माइनस sin स्क्वायर x इज cos स्क्वायर x। तो ये आ गया sin x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, sin x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, ये ऐसा आ जाएगा। अब चलो एक cos तो दिख गया मुझे ना, ये cos दिखा, ये इसके बराबर था, ये भी इसी के बराबर होगा, यानी ये भी इसी के बराबर है, दोनों बराबर है। sin x बराबर क्या आ गया, cos स्क्वायर x। हमें ये चाहिए cos टू द पावर 4, cos टू द पावर 4 लाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू cos टू द पावर 4x। अब ये sin स्क्वायर आ गया, इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस cos स्क्वायर, therefore 1 minus cos square x is equal to cos to the power 4x। पर इसको इंटरचेंज कर दो, therefore cos to the power 4x plus cos square x is equal to 1, cos square x 1 ऐसा आ जाएगा ना। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन की तो वैल्यू आ गई 1, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आ गई ना। अब मुझे ये लाना है ना। अब देखो यहाँ हायर पावर मैक्सिमम पावर कितनी है, 12 है ना, यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। दोनों तरफ क्यूब कर दो, क्यूब बोथ द साइड्स, दोनों तरफ मैंने क्यूब कर दिया, क्योंकि अगर ये 1 के बराबर है तो cos to the power 4x plus cos square x होल क्यूब इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ मैंने क्यूब कर दिया ना, और दोनों तरफ क्यूब करने पर ये तो बन जाएगा a, इसको a बोल रहे हैं हम और इसको b बोल रहे हैं ना, तो a प्लस b का होल क्यूब हो गया है ना। तो a क्यूब का मतलब क्या होगा, दिस इज a क्यूब एंड दिस इज b क्यूब प्लस 3a इंटू b,
एन इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ क्यूब कर दिया मैंने, क्यूब करने पर ही आ जाएगा। एक इसको बोल रहे हैं हम, ए बोल रहे हैं cos टू द पावर 4x को, हमने ए एज्यूम कर लिया cos टू द पावर 4x को, और बी बोल रहे हैं हम cos स्क्वायर x को, बी बोल रहे हैं हम cos स्क्वायर x को। ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और ये ए क्यूब, व्हाट इज ए क्यूब? ए क्यूब इज cos टू द पावर 12x। व्हाट इज बी क्यूब? बी क्यूब इज cos टू द पावर 6x plus 3. What is A? A is cos to the power 4x. What is B? B is cos square x. What is A plus B? What is A plus B? A plus B को मैं 1 लिख सकता हूँ चाहूँ तो ना, A plus B को मैं 1 लिख सकता हूँ, या 1 नहीं लिखा मैंने, कोई बात नहीं, मैंने ऐसे लिख लिया cos to the power 4x और cos square x is equal to 1। जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से देख लेते हैं ना। दोनों तरफ क्यूब कर दिया मैंने, A को मैंने रख दिया, A की जगह ये रख दिया और B की जगह रख दिया, तो इससे आ गया cos to the power 12x प्लस cos to the power 6x प्लस, अभी आ गया cos to the power 6x, इस 6 को मल्टीप्लाई करूंगा इससे, we get 3 times cos to the power 10x। फिर ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो we get 3 times cos to the power 8x। n minus 1 is equal to 0, n minus 1 is equal to 0। उसको इंटरचेंज कर लिया मैंने 1 को, and the value of this expression will come out to be 0। तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी sin x plus sin square x अगर 1 के बराबर है तो एक तो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई ना। ये लाने के बाद दोनों तरफ क्यूब कर दिया हमने, और क्यूब करने के बाद ये एग्जैक्टली ये क्रिएट हो गया और उसको कैलकुलेट कर लिया, एंड द वैल्यू विल कम आउट टू बी 0। तो ऐसा ये मैनिपुलेशंस है, मतलब है ना, मतलब इनसे चिंता करने की बात नहीं है, सवाल है भाई, है ना, ऐसा हमें दिमाग लगाना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, घबराना नहीं है, सवाल कभी नहीं होने से हमें डरना नहीं है ना भाई, हमें इससे भी ये सोचना है हमारे एफर्ट कर सकते हैं ना, हम चीजों को समझ सकते हैं, टाइम दे सकते हैं ना, ऑनेस्ट रह सकते हैं अपने लिए, बस ये सोचना होता है ना। बाकी तो हम हेल्प करने की कोशिश कर ही रहे हैं आपकी, आप भी अपनी हेल्प कर रहे हैं मेहनत करके ना, तो डरना नहीं है कभी ना, बस एफर्ट पूरे करने हैं अपने को ना, जितना हम कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करनी है ना। लिखें, एक और लिखें एक सवाल, इफ tan theta is equal to, if tan theta is equal to m minus 1 upon 2m, if tan theta is equal to, if tan theta is equal to m minus 1 upon 4m, m minus 1 upon 4m, then find the value of sec theta minus tan theta, then find the value of sec theta minus tan theta, then find the value of sec theta minus tan theta, ये हमें कैलकुलेट करना है, then find the value of sec theta minus tan theta, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है ना। If tan theta is this, then find the value of sec theta minus tan theta, ये कैलकुलेट करना है हमें। tan theta दिया हुआ m minus 1 upon 4m, ये हमें गिवन है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, tan थीटा गिवन है, हम कहीं ना कहीं ये एफर्ट लगाएंगे, फिर sec थीटा कैलकुलेट करना है ना, तो sec थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, बस एक बार sec थीटा आ जाएगा और एक बार tan थीटा आ जाएगा, और यूज कर लेंगे, दोनों को सेपरेट कर देंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा निकाल देंगे ना। sec थीटा हमें निकालने के बारे में सोचना है ना। अब tan थीटा गिवन है, sec थीटा मुझे कैलकुलेट करना है ना। m के बारे में कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, m किस तरह का है, पॉजिटिव, ऑब्वियस सी बात है m 0 तो नहीं होगा, m नेगेटिव है पता नहीं है, m पॉजिटिव है पता नहीं है ना। अब इसमें ध्यान से देखें, हम sec थीटा निकालेंगे पहले ना। अब sec निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आइडेंटिटी है उसका इस्तेमाल कर लेंगे। हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा होता है भाई ना, ये आइडेंटिटी है ना। अब tan थीटा में पता है, हम यहाँ से निकाल लेंगे sec थीटा, therefore sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, therefore sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लूंगा। अब 1 तो 1 है हमारे पास, अब tan थीटा का स्क्वायर निकालना है हमें, तो tan थीटा बेसिकली क्या है, m माइनस 1 अपॉन 4m होल स्क्वायर है ना, ये मैं कैलकुलेट, यहाँ से sec स्क्वायर थीटा आएगा, यानी sec थीटा की दो वैल्यू आ जाएंगे यहाँ से ना। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस, इसकी स्क्वायरिंग करते हैं तो a स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा, b स्क्वायर का मतलब क्या होगा, प्लस 1 अपॉन 16m स्क्वायर, और माइनस का 2ab, और व्हाट इज माइनस 2ab,
माइनस टू ए बी इज माइनस हाफ, माइनस टू ए बी आ जाएगा भाई। ए तो ए है, इसको बोल रहे हैं ए, इसको बोल रहे हैं बी, तो ए स्क्वायर तो ये आ जाएगा, एंड बी स्क्वायर इज 1/16 एम स्क्वायर, माइनस का टू ए बी, एंड टू ए बी इज माइनस हाफ, ये ऐसा आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, अगर यहाँ प्लस साइन होता ना, अगर यहाँ प्लस साइन होता, अगर मान लो यहाँ प्लस साइन होता, तो इसका स्क्वायर अगर मैं कैलकुलेट करता होता, तो इसका स्क्वायर कैलकुलेट करने क्या एम स्क्वायर ही आएगा, ये आएगा। अगर यहाँ प्लस साइन होता तो यहाँ प्लस हाफ आ जाता है ना, यानी अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस हाफ आ जाएगा तो वापस परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो ये 1 लिखा हुआ है और ये माइनस हाफ है, तो व्हाट इज 1 माइनस हाफ, प्लस हाफ बन जाएगा, यानी मैंने इस 1 को रिमूव कर दिया और प्लस हाफ बना दिया ना, यानी वापस क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा m प्लस 1/4m होल स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा m प्लस 1/4m होल स्क्वायर, ये इस तरह से आ गया ना। अब ये सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल लगाना बाद सामने लिखा हो x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, मान लो ऐसा लिखा हो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज प्लस माइनस है, x की वैल्यू a भी आएगी और x के लिए माइनस है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस है, x a भी आ सकता है और माइनस a भी आ सकता है ना। तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू आ गई, यानी हमारे पास क्या है, यहाँ से आगे बढ़े हम और ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से सेक थीटा की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो प्लस आ जाएगी और एक माइनस साइन आ जाएगी, ऐसे लिखा हुआ ना भैया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, यानी देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m प्लस 1/4m, ये ऐसा आ जाएगा। अब हमें जो कैलकुलेट करना है, एक बार प्लस साइन ले लेंगे और एक बार माइनस साइन ले लेंगे। टेन थीटा हमारे पास है ही सही, और हमने निकाल लिया सेक थीटा को कैलकुलेट कर दो फर्स्ट, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू प्लस m प्लस 1/4m, हमने मान लिया भाई ये सेक थीटा की वैल्यू है ना, प्लस साइन लेके चल रहे हैं पहले, दो वैल्यू आ गई सेक थीटा की, देयरफॉर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा को निकाल पाएंगे अपन, सेक थीटा हमारे पास यही सही m प्लस 1/4m, यह जाएगा m प्लस 1/4m माइनस, अब टेन थीटा क्या है, टेन थीटा गिवन था, टेन थीटा को कॉपी कर दिया हमने, m माइनस 1/4m आ जाएगा ना, m माइनस 1/4m, इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लूँ, तो जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये तो हट जाएगा, और व्हाट वी गेट 1/2m, तो एक तो इसके लिए आ जाएगी 1/2m, और एक बार माइनस साइन ले लेंगे, सेकंड केस ले लेंगे ना, सेकंड केस में क्या लेंगे, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू, आपकी बार माइनस साइन कंसीडर कर लिया, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस m प्लस 1/m माइनस 1/4m, m प्लस 1/4m, सेक थीटा आपकी बार माइनस साइन कंसीडर कर लिया, तो फिर निकाल लेंगे आपकी बार सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकाल लेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा हमारे पास ये है माइनस m माइनस 1/4m, ये तो सेक थीटा आ गया, माइनस को कॉपी कर लिया, इस माइनस साइन को कॉपी कर लिया, और टेन थीटा की वैल्यू को टेन थीटा रख दो, तो आ जाएगा m माइनस 1/4m। अब कैलकुलेट करें, ये सेक थीटा लिख दिया हमने, और माइनस की जगह माइनस टेन थीटा को टेन थीटा रख दिया, अब ये क्या आएगा, ये तो माइनस 4m आएगा, 1/4m, और ये प्लस 4m आ जाएगा, अब की बार आ जाएगा माइनस 2m। तो देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज, दो पॉसिबल वैल्यूज है हमारे पास, एक से अगर टेन थीटा गिवन था तो उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया हमने, और सेक थीटा की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, उनको कैलकुलेट कर लिया, और एक बारी बारी से एक बार प्लस साइन लेके निकाला और एक बार माइनस साइन लेके कैलकुलेट कर लिया। इस तरह से ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री थी हमारी 10th क्लास की, ये सब 10th क्लास में पढ़ के आते हैं अपन, और इनका यूज कर लिया हमने, तीन आइडेंटिटी पढ़ी हमने, वो भी आप पढ़ के आए थे, और तीन हमने अच्छे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे ना। ये एक सवाल करके लाएंगे घर से हम, इफ 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा 1 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा 1 into tan स्क्वायर थीटा 2 into tan स्क्वायर थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा 3 is equal to sorry plus sigma tan स्क्वायर थीटा 1 tan स्क्वायर थीटा 1 tan स्क्वायर थीटा 2 is equal to 1। समझते हैं इसका मतलब, हमारे पास एंगल कितने हैं, एंगल हमारे पास तीन है, एक ये tan स्क्वायर थीटा 1 लिखा हुआ है, 2 tan स्क्वायर थीटा 1 into tan स्क्वायर थीटा 2 into tan स्क्वायर थीटा 3 प्लस सिग्मा tan स्क्वायर थीटा 1 into tan स्क्वायर थीटा 2 is equal to 1। ये आपको गिवन है ना। अब इस सिग्मा का मतलब क्या है, हमारे पास एंगल कितने हैं, तीन है, मतलब हमें यहाँ दो लिखे हुए हैं, यानी हमें एक बार में दो एंगल लेने हैं, यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये से लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा 1, एक बार थीटा 1 थीटा 2, एक बार थीटा 2 थीटा 3, और एक बार थीटा 1 थीटा 3, हमारे पास एंगल तीन है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, ये तीन टर्म्स हैं, इसका मतलब समेशन है लेकिन तीन टर्म है, हमें एक बार में दो टर्म लेनी है, tan स्क्वायर थीटा 1 tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा 3 एंड tan स्क्वायर थीटा 1 और tan स्क्वायर थीटा 3, तीन बार लिखा हुआ है, मतलब तीन टर्म है, एक सिंगल टर्म नहीं है ना। और अगर ये 1 के बराबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 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 सिग्मा sin स्क्वायर थीटा 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा sin स्क्वायर थीटा 1 sin स्क्वायर थीटा 1। क्या मतलब है इसका,
ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3, ये हमें कैलकुलेट करके लाना है ना। ये दिया हुआ है हमें, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये पेयर वाइज, जैसे 3 है ना हमारे पास, ये एक बार इन दोनों को ले लेंगे, इसका मतलब क्या है, एक बार इन दोनों को लेंगे, एक बार इन दोनों को ले लेंगे और एक बार इन दोनों को ले लेंगे ना। 3 टर्म है, मतलब ये तीनों ऐड हो रही है ना। तो ये पूरा सम दे रखा है 1 के बराबर, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा साइन स्क्वायर थीटा 1, सिग्मा साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा 1 यानी साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर। 3 टर्म है, ये भी सिग्मा लगा हुआ है, एंगल 3 है हमारे पास, ये कैलकुलेट करके लाना है आपको। तो ये 10th क्लास का रिवीजन था आपने ना, ऐसे यूज करके निकाल सकते हैं इसको। अब आते हैं एंगल पर, आते हैं एंगल की एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन लिखते हैं ना, और उसके बाद एंगल के बारे में सीखेंगे ना। एंगल, इसमें लिखे an angle is considered as an angle is an angle is considered an angle is considered as a geometric figure, as a figure, as a figure. An angle is considered as a figure obtained by rotating a ray, obtained by rotating a ray, obtained by rotating, obtained by rotating a given ray about its initial point, about its initial point. About its initial point. An angle is considered as a figure obtained by rotating a given ray about its initial point. एक तो हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन और एक हम बोल रहे हैं रे। स्ट्रेट लाइन में और रे में डिफरेंस होता है ना। बेसिकली हम पढ़ते हैं फिजिक्स में यूज करते हैं बड़े लाइट रे, है ना, रे रिफ्लेक्ट होती है ना, या रे ओरिजिनेट होती है ना, फिर वो स्ट्राइक करती है, फिर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। तो रे का जैसे लाइन तो ये पूरी है ना, लाइन का भाई एंड और बिगिनिंग को डिफाइन नहीं कर सकते, ये कहाँ जा रही है पता नहीं है, कहाँ से आ रही है पता नहीं है ना। लेकिन रे का क्या है, एक ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता है ना, लेकिन वो रे एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। अगर मान लो मैं इस प्लेटफॉर्म को फिक्स कर दूं और ऐसे बुला दूं तो ये रे हो गई ना, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया। और एरो लगाने का मतलब पता नहीं कहाँ तक जा रही है, इस एरो की रे की लेंथ पता नहीं है अपने को ना, लेकिन ये इसका इनिशियल पॉइंट है ना। टर्मिनल पॉइंट पता नहीं है, इसका एंड पॉइंट क्या है पता नहीं है। एरो का मतलब इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी ना, ये उसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट। तो रे की बात कर रहे हैं ना, यानी किसी रे को अगर उसके इनिशियल पॉइंट के अबाउट अगर हम रोटेट करते हैं तो रोटेट करने से ज्योमेट्रिक फिगर बनता है, दैट इज नॉन एज एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये वाले किसी रे का ये इनिशियल पॉइंट है ना, और रे बना दी हमने सर, दिस इज इनिशियल पॉइंट, ये इसका इनिशियल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे। अब इस रे को मैं रोटेट कर रहा हूँ ना, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल पॉइंट है और रे की इनिशियल पोजीशन है, यानी रे शुरुआत में ऐसे है ना। अब ये इसका इनिशियल पॉइंट है, अगर मैं इस रे को इस इनिशियल पॉइंट के अबाउट रोटेट करूंगा तो रे को मैं ऐसा कर दूंगा, क्या मैं रे को ऐसा कर दूंगा ना। अगर मैं ऐसा करूंगा तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, और अगर मैं ऐसा करूंगा तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। हम इस रे को रोटेट कर रहे हैं इस इनिशियल पॉइंट के अबाउट, यानी ये इनिशियल पॉइंट फिक्स है ना। इस रे की लेंथ क्या है उससे मतलब नहीं है अपने को ना, इसकी लेंथ इतनी कम है, ज्यादा है और ज्यादा है, इससे मतलब नहीं है। इस रे को अगर मैं इस इनिशियल पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ, रोटेट करके मान लो रे को मैं यहाँ लेके आ गया, तो ये रे की इनिशियल पोजीशन थी, ये रे की इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, ये रे की इनिशियल पोजीशन है, और ये रे की टर्मिनल पोजीशन आ गई, टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन। यानी इस रे को यहाँ से रोटेट करके वहां लेके आ गया ना, और जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। हमने रे की इनिशियल पोजीशन थी, इसको इस पॉइंट के अबाउट रोटेट किया और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके यहाँ लेके आ गए, यानी यहाँ से रोटेट किया इसके अबाउट इनिशियल पॉइंट के अबाउट रोटेट करके यहाँ लगे। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन is anti-clockwise, is anti-clockwise. Direction of rotation is anti-clockwise. तो ये जो ज्योमेट्रिक फिगर बना है हमने किसी रे को उसके इनिशियल पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट किया है, रोटेट जरूरी नहीं है हम एंटी क्लॉकवाइज करें, हम क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं ना। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी टर्मिनल पोजीशन आ गई ना, और ये जो फिगर बना है इस फिगर को ही हम एंगल बोलते हैं ना। हो सकता है हमारे पास रे का इनिशियल पोजीशन ये था, ये रे का इनिशियल पॉइंट है, ये हमारे पास रे है ना,
ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इसको मैं इस पॉइंट के अबाउट इस तरह से रोटेट करता हूं, मान लो ना, ये इसकी टर्मिनल पोजीशन आ गई, मान लो टर्मिनल पोजीशन, और ये इसकी इनिशियल पोजीशन है ना, ये इसके रे की इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन, और ये इसका इनिशियल पॉइंट है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट। और अगर मैं इस रे को इस इनिशियल पॉइंट के अबाउट अगर इस तरह से रोटेट कर रहा हूं, अब की बार डायरेक्शन और रोटेशन कौन सा हो गया, अब की बार ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन और रोटेशन इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन ऐसा बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, रोटेशन यहाँ क्लॉकवाइज है ना, रोटेट किया हमने इनिशियल पॉइंट के बाद क्लॉकवाइज रोटेट किया है ना, तो ये भी जो ज्योमेट्रिक फिगर बना, अब रोटेट कितना करना है पता नहीं है हमने, लेकिन हम किसी रे को किसी इनिशियल पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, उससे जो ज्योमेट्रिक फिगर बन रहा है दैट इज नोन एज एंगल। ये भी एक एंगल ही है, ये भी एक एंगल ही है ना, और इसमें वर्ल्ड वाइड कन्वेंशन होता है, इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन द एंगल इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, एंगल इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, एंगल इज कंसीडर्ड, angle is considered as positive, angle is considered as positive। जब भी डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो एंगल को पॉजिटिव माना जाता है ना, ये जो भी ये एंगल है इसका मेजरमेंट पता नहीं है हमें क्या है, लेकिन इस एंगल को पॉजिटिव बोलेंगे ना, और द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन द एंगल इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव, एंगल इज नेगेटिव, एंगल इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव, एंगल इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव, एंगल को नेगेटिव माना जाता है ना, एंगल को नेगेटिव मानते हैं, अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है तो एंगल को नेगेटिव माना जाता है, डायरेक्शन रोटेशन पॉजिटिव है एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको एंगल को पॉजिटिव माना जाता है ना। तो ये एंगल का मतलब है कि अगर किसी हम गिवन रे को उसके इनिशियल पॉइंट के अबाउट रोटेट करते हैं तो रोटेट करने से ज्योमेट्रिक फिगर बनेगा दैट इज नोन एज एंगल। डायरेक्शन और रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी एंगल को पॉजिटिव बोलेंगे, और डायरेक्शन और रोटेशन क्लॉकवाइज होगी तो एंगल को नेगेटिव बोला जाएगा ना। समझते हैं थोड़ा बहुत, हम जानते हैं एंगल के बारे में ना। से मान लो ये इनिशियल पॉइंट हमारे पास है, इनिशियल पॉइंट हमारे पास ये इसकी इनिशियल पोजीशन है ना, और यहाँ रोटेट करके आ गए अपने से ना, ये 90 डिग्री मान लिया मान लो हमने, और रे यहाँ आ गई इस जगह, तो ये जो अगर है मैं इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ उसको, और मैं इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ तो इस एंगल को क्या बोलेंगे हम 90 डिग्री बोलेंगे, प्लस 90 डिग्री, और रोटेट करा दिया, मान लो मैंने एंगल को यहाँ लेके आ गया, मैंने एंगल को ऐसे लेके आ गया, फिर इसको और रोटेट करा दिया ना, ये इसका इनिशियल पॉइंट था, ये इनिशियल पोजीशन थी, अगर मैंने 90 डिग्री से रोटेट करा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये प्लस 90 डिग्री हो गया, फिर आगे मैं फिर रोटेट करा दिया इसको एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री आ गया, तो ये पूरा एंगल कितना बन जाएगा 180 बन जाएगा ना। हम नीचे लेके आ जाएंगे इस रे को ना, मान लो नीचे लेके आ गए, फिर 90 डिग्री घुमा दिया इसको हमने ना, तो फिर अगर मैं यूं लेके आ गया 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, डायरेक्शन कैसा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो प्लस 90 डिग्री हो गया, प्लस 90 180 आ गया, और प्लस 270 आ गया। मेरी बात समझ रहे ना, हम डायरेक्शन ये अगर मैं यहीं तक रोटेट करता, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स कर रखा है हमने, ये रे की इनिशियल पोजीशन है, इसको मैंने ऐसा रोटेट करा है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से, ये एंगल क्या हो गया, दिस एंगल इज प्लस 90 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा प्लस 90 डिग्री, हमने और आगे मूव कर दिया 90 डिग्री से और मूव कर दिया हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 90 डिग्री से मैंने और मूव कर दिया, तो यहाँ तक आया तो प्लस 90 हो गया, ये प्लस 90 मैंने और घुमा दिया, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, दिस इज प्लस 180 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा प्लस 180 डिग्री, यानी ये रे थी, इसके इनिशियल पोजीशन ये थी, हम इस रे को इस इनिशियल पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं ना, अगर मैं यहाँ तक लाता तो प्लस 90 डिग्री, मैंने एंगल दिखा भी रखा है ना, एंगल का मैग्नीट्यूड दिखा रखा है मैंने ना, और डायरेक्शन भी मैंने दिखा रखी है, ये 90 डिग्री है और डायरेक्शन कौन सी है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इस एंगल को बोलेंगे प्लस 90 डिग्री, फिर अगेन डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और एंगल का मैग्नीट्यूड दिखा रखा है, यहाँ आने के बाद भी मैंने 90 डिग्री से और घुमा दिया, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, अब मैं यहाँ से यहाँ तक के एंगल को अगर मेजर करना चाहूंगा तो ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, फिर अगर मैं 90 डिग्री से घुमा दिया मैंने वापस इसको, फिर मैंने यहाँ से 90 डिग्री से घुमा दिया इसको, अब अगर मैं ये इनिशियल पॉइंट मानूं, ये इनिशियल पोजीशन मानूं, इसको घुमा के अगर मैं यहाँ तक लेके आ जाऊंगा, अगर मैं इसको यहाँ तक लेके आऊंगा तो ये एंगल हो जाएगा प्लस 270 डिग्री, दिस इज प्लस 270 डिग्री, 90 डिग्री को अगर मैं और घुमा दूंगा, यहाँ से फिर घुमा दिया मैंने 90 डिग्री का एंगल, फिर ये मैग्नीट्यूड लिया 90 डिग्री का, डायरेक्शन लिया एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये रे यहाँ से इसका इनिशियल पॉइंट था, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, यहाँ से घूमकर वापस ये ऐसे आ गई, यानी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया है ना, तो ये एंगल हो जाएगा 360 डिग्री, दिस एंगल इज 360 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 180 हो गया है, 270 हो गया, हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ऐसे यूज करके निकाल सकते हैं ना। अब जैसे मान लो मैं दिया हुआ है ये रे हमारे पास है, ये रे हमारे पास है,
और हम यहाँ रे करते रोटेट करते हुए ऐसे आ गए मान लो ना, ये रे यहाँ आ गई और हमें ये एंगल दिया हुआ है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये मैं दिया हुआ है ये एंगल 30 डिग्री का है ना, दिस एंगल इज 30 डिग्री, और ये एंगल निकालना है अपने को, ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है। ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी इनिशियल पॉइंट है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इसको मैंने रोटेट किया है इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया है ना, और ये मुझे एंगल निकालना है ना, और ये एंगल दिया हुआ 30 डिग्री का, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज 180 प्लस 30 डिग्री हो जाएगा, 180 प्लस 30, कि हम देखें यहाँ से यहाँ तक का एंगल तो कितना हो गया, यहाँ से एंगल का हो गया 180 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चली रही है, 180 के बाद आगे कितना गए हम 30 डिग्री का, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एंगल है दैट इज 180 प्लस 30 डिग्री, 180 प्लस 30, 210 डिग्री हो गया है, 210 डिग्री। और अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल नेगेटिव आ जाएगा ना, जैसे मैंने ये मान लिया ये इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पोजीशन है ना, हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया इसको, ये ड्रॉ कर दिया ऐसे, यानी ये जो मैग्नीट्यूड है 90 डिग्री का है ना, ये एंगल मैग्नीट्यूड 90 डिग्री का है, ये मैग्नीट्यूड भी 90 डिग्री का है, ये मैग्नीट्यूड भी 90 डिग्री का है, और ये भी 90 डिग्री का है। अब अगर मैं ऐसा मेजर करूंगा, अगर मैंने ऐसा मेजर किया, ऐसा मेजर किया है ना, यानी इसको हमने एक्सपोनेंशियल के अबाउट इस तरह से मूव किया है ना, तो डायरेक्शन रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो 90 डिग्री है, लेकिन ये एंगल अगर मैं ऐसे मेजर कर रहा हूँ तो ये -90 डिग्री हो जाएगा, दिस इज -90 डिग्री। अगर मैं यूं मेजर कर रहा हूँ तो -90 डिग्री, फिर अगर यूं आ गया तो -90 के बाद ये -90, फिर आगे का ये भी क्या है क्लॉकवाइज है, तो माइनस का 180 हो जाएगा, यूं मेजर करेंगे तो -180 हो जाएगा, -180 के बाद यहाँ आएंगे तो -270 हो जाएगा, -90 डिग्री, -90 डिग्री, -90 डिग्री, -90 डिग्री, यूं आ गया मैं, यहाँ से फिर यहाँ आ गया मैं ना। अगर मैं यहीं तक मेजर करूंगा तो माइनस का 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक मेजर करूंगा तो -180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक मेजर करूंगा, यहाँ से शुरू करूँ और यहाँ तक मेजर करूंगा तो -270 डिग्री, और अगर मैं यहाँ से शुरू करके यहाँ तक एंड कर लूँ तो माइनस का 360 डिग्री हो जाएगा, -360 डिग्री। यानी अगर अपन देखें ध्यान से, हमारे पास अगर देखें ये क्वाड्रेंट अगर हम ड्रॉ करें, ये क्वाड्रेंट अगर हम ड्रॉ कर लें, मान लें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस मान लेना, ये हम जानते हैं भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। यानी अगर हम देखें भाई इस एंगल को मेजर करना चाहें, ये एंगल 0 डिग्री भी है हमारे पास, इस एंगल को अपन 0 डिग्री भी बोल सकते हैं, ध्यान से देखें। अब अगर मैं यूं मेजर कर रहा हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल आ गया, ये 90 डिग्री हो गया। फिर अगर मैं अगेन ऐसे मेजर कर रहा हूँ तो ये एंगल 180 डिग्री का आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा 180 डिग्री का। फिर मैंने ऐसे मेजर किया तो 180 प्लस 90 ये 270 डिग्री आ गया ना, 270 में ऐड कर दो 90 डिग्री को तो ये कितना आ गया 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री एंगल भी यहीं आएगा, 360 डिग्री एंगल इसी लोकेशन पर आएगा, 0 डिग्री भी यहीं आया। अगर मैं इसको 0 डिग्री बोल रहा हूँ तो बस यहाँ बोल रहा हूँ, 360 किसे बोल रहा हूँ उसको मैंने यूं मेजर कर लिया तो 360 डिग्री हो गया ना, यानी 0 भी यही है 360 भी यही है ना। अगर मैं यूं मेजर करता हूँ उसको तो -90 हो गया, -90 -180, यानी ये -180 भी है, यानी ये जो लोकेशन है इसको हम इस लोकेशन, अगर मैं एंगल को यूं मेजर कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज तो 80 आ जाए 180 आ जाएगा, एंगल को मैं यूं मेजर करूंगा तो -180 आ जाएगा ना। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया तो ये -270 डिग्री हो जाएगा, -270 डिग्री, ये आ जाएगा -270 डिग्री, -270 डिग्री, दिस इज माइनस। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करके -90 -180 फिर -90 आ गया, -270 डिग्री हो गया, -270 डिग्री, -270 डिग्री, क्योंकि हम ये डायरेक्शन कौन सी है क्लॉकवाइज, मैग्नीट्यूड जो है वो 270 है लेकिन डायरेक्शन क्लॉकवाइज होने के कारण एंगल को नेगेटिव बोल रहे हैं ना। और अगर मैं यहाँ से वापस यहाँ आ जाऊंगा तो फिर -90 आ गया, -270 का तो -90, -90 क्यों बोल रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो ये माइनस का 360 हो जाएगा, यानी यहाँ एंगल -360 भी आएगा, यानी 0 डिग्री इसी लोकेशन पर आएगा, 360 भी इसी डायरेक्शन पर आएगा और माइनस का 360 भी कहाँ आएगा, इसी लोकेशन पर आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे इसको मेजर करते हैं, क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसको पॉजिटिव माना जाता है, ऐसे इसको निकालते हैं और निकाल के कैलकुलेट करते हैं। बाकी डिस्कस कर लेते हैं आगे अपन है ना, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इनको ना, डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क जो दे रखा है मैंने उसको डिस्कस करते हैं अपन। होमवर्क दिया हुआ है मैंने कुछ आपको, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, इसमें शायद कोई होमवर्क नहीं था है ना, पार्ट 1 में कोई होमवर्क नहीं था, पार्ट 2 में भी शायद नहीं था ना। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं ना, सीक्वेंस का एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया हमारे शायद।
पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं ना हम। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 पर देखें, पार्ट 2 में भी शायद मैंने कोई नहीं दिया था, पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया हमारा ना। पार्ट 3 में मैथ्स दो कलम 1 दिया हुआ है मैंने आपको, मैथ्स दो कलम 1। तो उस मैथ्स दो कलम में लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 49 लिखा हुआ है ना। ये ब्रैकेट है हमारे पास x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 5 अप टू x माइनस 99, अप टू x माइनस 99। और हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके हमें x की पावर 49 का कोफिशिएंट निकालना है। बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो पहले ये पता लगाते हैं भाई इन ब्रैकेट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x। इन सबको अगर मल्टीप्लाई किया जाए और मुझे x की हाईएस्ट पावर निकालनी है तो वो कितनी आएगी ये देखता हूँ सबसे पहले मेरा। तो उसके लिए मुझे ये पता लगाना पड़ेगा भाई अगर ये दो ब्रैकेट होते, मान लो ये काउंटिंग में 2 होते तो x की हाईएस्ट पावर क्या आती, 2 आती। अगर ये ब्रैकेट काउंटिंग में 3 होते, ये ब्रैकेट 3 ही होते तो x की हाईएस्ट पावर 3 आती है ना। हमें x की पावर 49 का कोएफिशिएंट निकालना है, x की पावर 49 का कोएफिशिएंट निकालना है। ये x माइनस 1 से लेकर x माइनस 99 तक है। तो हम देख रहे हैं हो सकता है कि जो 49 है वो x की हाईएस्ट पावर हो। अगर x की हाईएस्ट पावर होगी तो हमें जोड़ नहीं आएगा ना। जैसे अगर मैं इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता तो एक्स स्क्वायर आता। भाई ब्रैकेट 2 हो और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछेगा तो 1 बोल देंगे ना। ये ब्रैकेट 3 होते मान लो तो हाईएस्ट पावर 3 आती, और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट निकालना होता तो 1 आ जाता है ना। अब हो सकता है ब्रैकेट 49 हो काउंटिंग में, अगर ब्रैकेट 49 होंगे तो एक्स की हाईएस्ट पावर क्या आएगी, 49 आएगी। और हम जानते हैं ब्रैकेट चाहे 2 हो, चाहे ब्रैकेट 3 हो, चाहे ब्रैकेट 4 हो, या ब्रैकेट 49 हो, अगर मैं हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट निकालता तो 1 आ जाता है ना। मेरी बात समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ आप। लेकिन हमें देखना पड़ेगा भाई ये ब्रैकेट हैं कितने, क्या हम एक्स की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं, या हाईएस्ट पावर से 1 डिग्री कम का कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं, या हाईएस्ट पावर से 2 डिग्री कम का कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं। उसके लिए हम देखना पड़ेगा। तो पहले ब्रैकेट काउंट करने पड़ेंगे। अब देखो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, 1 है ना, ठीक है, माइनस 1 तो है ही सही, 1 है ऐसे देख रहे हैं। सेकंड ब्रैकेट में 3 है, उसके बाद 3 में 5 है, और लास्ट वाला ब्रैकेट जो भी है वो 99 है। अब ये सारे क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है ना। तो हमें पता लगाना है 1, 3, 5 और 99। अगर इनको काउंट किया जाए तो टर्म्स काउंटिंग में कितनी है तो पता लगा सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका है, हमने मान लिया भाई एपी तो दिख ही रही है, मान लिया ये एपी का एनएट टर्म है, एपी का एनएट टर्म। और अगर एपी का एनएट टर्म है, एपी का फर्स्ट टर्म मेरे पास है, एपी का कॉमन डिफरेंस है, और एपी का अगर एनएट टर्म है तो मैं एन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ हमें जरूरत नहीं है भाई ये ऑड नेचुरल नंबर है, और ऑड नेचुरल नंबर का जलन टर्म क्या आता है, 2n माइनस 1। इसमें एन को 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, इसमें एन को 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, इसमें एन को 3 रखोगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें एन को कितना रखेंगे ये आ जाए, इसमें एन को रख दो 50, अगर मैं एन को 50 रखूंगा तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये टर्म्स काउंटिंग में कितनी है, 50 है ना। यानी अलग अलग तरह से हम ये तो पता लगा सकते हैं टर्म्स कितनी है ना। मैंने समझाने की कोशिश भी की है, या तो इसको टीएन मान लो, या हम जानते हैं इनका जनरल टर्म ये होता है, इसमें एन को 50 रखेंगे तो ये आ जाएगा। यानी 50 ब्रैकेट हमारे पास है इसका मतलब ये। और अगर 50 ब्रैकेट है और इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, 50 आएगी। और अगर वो एक्स की पावर 50 का कोएफिशिएंट पूछते तो दिक्कत नहीं आती। एक्स की पावर 50 का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 1 आएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की हाईएस्ट पावर 50 आएगी और एक्स की पावर 50 का कोएफिशिएंट 1 आएगा। और वो 50 का नहीं पूछ रहे, वो जो हाईएस्ट डिग्री है ना उससे 1 डिग्री कम कर रहे हैं वो, यानी वो एक्स की पावर 49 का कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं ना, एक्स की पावर 49 का कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं। आप कैसे निकालेंगे ना, वो 1 डिग्री कम का कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं, हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट नहीं पूछ रहे हैं। आप कैसे निकालेंगे वो देखो आप। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर बाद में एक लॉजिक जनरेट कर लेंगे अपन, उसका यूज करके निकाल लेंगे। देखो अगर मैं मानता हूँ 2 ब्रैकेट ही होते हैं, मान लो मेरे पास, मान लो मेरे पास 2 ब्रैकेट होते हैं, तो हाईएस्ट पावर क्या होती, 2 होती। लेकिन मुझे हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट नहीं निकालना, मुझे हाईएस्ट पावर से 1 डिग्री कम का कोएफिशिएंट निकालना है। अगर ब्रैकेट 2 होते तो हाईएस्ट पावर 2 होती, और मुझे एक्स की पावर 1 का कोएफिशिएंट निकालना होता। कैसे निकालता मैं, यहाँ तो बड़ी आसानी से निकाल लेता, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता। ध्यान से देखो, इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 3 और प्लस 1 इंटू 3, ये ऐसा आएगा। हम समझाने की कोशिश करो, मैं जो लॉजिक जनरेट कर रहा हूँ ना उसको टाइम तो लगेगा, देखो समझने में, ऐसी बात नहीं है ना। फिर उस टाइम जो लगाएंगे उस लॉजिक को अगर आप माइंड में रख लोगे, आगे इस तरह का सवाल आएगा तो आपको हेल्पफुल रहेगा वो, इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। हाईएस्ट डिग्री में इंटरेस्टेड नहीं है, हम हाईएस्ट डिग्री से 1 डिग्री कम का कोएफिशिएंट निकालना चाह रहे हैं ना। अब यहाँ हाईएस्ट डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आता है वो तो 1 आ जाता। अब हम हाईएस्ट डिग्री से 1 डिग्री कम यानी एक्स की पावर 1 का कोएफिशिएंट निकालना चाह रहे हैं, और मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा। और व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1 निकालना चाहूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1 हाईएस्ट डिग्री से 1 डिग्री कम का कोएफिशिएंट निकालना चाहूंगा तो आएगा -1 + 3। क्या लिख सकता हूँ उसको ऐसे, -1 + -3, उसको ऐसे लिख सकता हूँ -1 + -3, ऐसे लिखूं। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -1 + 3 है। अब चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं एक ही बात है। अब मान लो ब्रैकेट 3 होते हैं हमारे पास, एक होता है x-1
एक होता है एक्स माइनस थ्री और एक होता है एक्स माइनस फाइव। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या आएगी? थ्री आएगी, हाईएस्ट डिग्री थ्री आएगी इसमें, और हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नहीं निकालना, यहाँ हमें एक्स स्क्वायर का निकालना है। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो, ये सब मल्टीप्लाई करके दिखा रखे हैं हमने, जब क्वाड्रेटिक पढ़ाया था ना आपको, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, इनको मल्टीप्लाई करना आता है हमें, और इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस थ्री प्लस फाइव। फिर जो एक्स का कोफिशिएंट आएगा वो आएगा वन इंटू थ्री प्लस, वो आएगा वन इंटू फाइव प्लस थ्री इंटू फाइव माइनस वन इंटू थ्री इंटू फाइव, ये ऐसा आ जाएगा। अगर मैं इन तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इन तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा। अब हाईएस्ट डिग्री तो तीन है, मुझे एक डिग्री कम का कोफिशिएंट निकालना है, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट डिग्री का नहीं निकालना, हाईएस्ट डिग्री से एक डिग्री कम का निकालना है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ध्यान से देखो आप, वो आया माइनस वन प्लस थ्री प्लस फाइव, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री तो थ्री है, उससे एक डिग्री कम का कोफिशिएंट निकालने तो ये आ जाएगा ना। अब ये क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, फिर माइनस वन प्लस माइनस थ्री और प्लस माइनस फाइव, ये ऐसा निकाल लिया, ये ऐसा निकाल लिया, है ना। अब मान लो ब्रैकेट चार होते तो अब इन दोनों से मालूम पड़ जाएगा हमें, देखो जो भी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास है ना, हम उससे एक डिग्री कम का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। तो बेसिकली अगर दो ब्रैकेट है तो इन दोनों कांस्टेंट टर्म को ऐड कर दो, यानी दो कांस्टेंट टर्म है, हमने निकाल लिया सम टेकन वन एट ए टाइम, सम टेकन वन एट ए टाइम। भाई अगर ये प्लस वन होता ना, अगर ये प्लस वन होता या प्लस थ्री होता तो यहाँ भी क्या आता, प्लस साइन आता, और यहाँ प्लस साइन तो आता ही आता है ना, तो फिर हम बोलते हैं कोफिशिएंट क्या आता, वन प्लस थ्री आता, यहाँ प्लस साइन होता, यहाँ भी प्लस साइन होता, रट नहीं रहे अपन, समझ रहे हैं बात को ना। तो अब ये जो भी कांस्टेंट टर्म है इनका निकाल लेंगे सम टेकन वन एट ए टाइम। हमारे पास ऐसा था लिखा हुआ, माइनस वन था माइनस थ्री था, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, मल्टीप्लाई करने पर ऐसा आ गया, और मैंने लिख के दिखा दिया आपको। भाई हमें अगर हाईएस्ट डिग्री से एक डिग्री कम का कोफिशिएंट निकालना है तो वी विल कैलकुलेट सम टेकन वन एट ए टाइम ऑफ द कांस्टेंट टर्म्स। जो भी ये कांस्टेंट टर्म्स है इनको एक एक को लेंगे और उनको ऐड कर देंगे, इनको एक एक को लिया और दोनों को ऐड कर दिया, ये एक्स की पावर वन का कोफिशिएंट आ गया। अब मान लो तीन ब्रैकेट होते तो हाईएस्ट पावर क्या है थ्री, उससे एक डिग्री कम का कोफिशिएंट, वो भी क्या आया, सम टेकन वन एट ए टाइम। जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक एक को ले लो आप और उनको ऐड कर दो। अब अगर चार ब्रैकेट होते और एक्स की पावर फोर का कोफिशिएंट हमें नहीं निकालना, हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालना होता, तो क्या करते, सम टेकन वन एट ए टाइम निकाल लेते, सम टेकन वन एट ए टाइम। मान लो अगर ये भी होता ना, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस सेवन लिख रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई भी करना, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता तो इनको मल्टीप्लाई करने पर ऐसा आएगा ना। अगर आप मल्टीप्लाई, ये भी देखा था हमने, बाई क्वालिटी भी देखा था वहाँ, मान लो मैं इनको मल्टीप्लाई करता तो इनको मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, एक बार देखेंगे ना हम और एक बार माइंड में सेट कर लेंगे तो थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। फिर हमारे इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स की पावर फोर आएगा, फिर आएगा एक्स क्यूब वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन, आप देखना मल्टीप्लाई करके, प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास वन इंटू थ्री प्लस वन इंटू फाइव प्लस वन इंटू सेवन प्लस थ्री इंटू फाइव प्लस थ्री इंटू सेवन प्लस फाइव इंटू सेवन, फिर आएगा माइनस एक्स, ये आएगा वन थ्री फाइव प्लस वन थ्री सेवन प्लस वन फाइव सेवन प्लस थ्री फाइव सेवन, थ्री फाइव सेवन, थ्री फाइव सेवन एंड प्लस वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन, ये ऐसा आएगा। इनको मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं इन चारों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता ऐसा है, ये आएगा सम टेकन वन एट ए टाइम, ये सम टेकन टू एट ए टाइम, हमारे पास चार है ना, ये हमारे पास चार है, तो बेसिकली आ रहा है सम टेकन टू एट ए टाइम, सम टेकन दो दो को ले रहे हैं, मतलब एक बार हम, एक बार वन थ्री को लिया, इसकी बात कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट दो डिग्री कम करेंगे, अगर हम दो डिग्री कम का कोफिशिएंट निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा, सम टेकन टू एट ए टाइम, यानी वन थ्री, फिर वन फाइव, वन सेवन, वन कंप्लीट हो गया, थ्री फाइव, थ्री सेवन, लास्ट में आ गया फाइव सेवन, आ गया लास्ट में फाइव, नीचे लिखा है मैंने फाइव सेवन को यहाँ लिख दिया, आगे जगह नहीं थी मेरा। फिर हम तीन डिग्री कम का निकालेंगे, सम टेकन थ्री एट ए टाइम, तीन तीन को लिए, चार है इनको एक बार तीन तीन को ले लो, और वो लास्ट का निकालेंगे तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने देखा भाई इन सब में देखो आप, चाहे इसको देखो, चाहे इस वाले को देखो, चाहे इस वाले को देखो, जो भी हाईएस्ट डिग्री है उससे अगर एक डिग्री कम का कोफिशिएंट निकालना है तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इनका सम निकाल लो, सम टेकन वन एट ए टाइम। अगर दो डिग्री कम का निकालना हो तो दो डिग्री कम का निकालो, सम टेकन टू एट ए टाइम, सम टेकन टू एट ए टाइम, या तो दो डिग्री कम करेंगे, अगर हम एक डिग्री कम की तो ये आ गया, दो डिग्री कम करूंगा तो क्या आएगा, एक्स की पावर जीरो, तो वो क्या है, सम टेकन टू एट ए टाइम आया। अब आपको लग रहा है सम तो ही नहीं, प्रोडक्ट है, भाई हमारे पास है ही दो, हमारे पास दो ही नंबर है, दो ही कांस्टेंट टर्म है, और अगर मैं पेयर बनाऊंगा तो एक ही तो पेयर बनेगा, इस चीज को पेयर नहीं बोलते अपन, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ देखें, हम एक डिग्री कम का निकालेंगे तो सम टेकन वन एट ए टाइम, दो डिग्री कम का निकालेंगे तो सम टेकन टू एट ए टाइम, जो तीन हमारे पास है, तीन जो कांस्टेंट टर्म है उनमें दो दो को ले लो आप, और दो दो को लेकर सम निकाल लो, क्या आ जाएगा, सम टेकन टू एट ए टाइम।
फिर यहाँ देखो आप, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट कितना है 1, उससे 1 डिग्री कम करूंगा, सम टेकन 1 एट टाइम, ये क्या आ गया -1 + 3 + 5 + 7 आ गया। और ये कितना आ गया -1, यूं बोलो उसको, या -3 + -5 और +-7। जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक एक और ले लिया और सम, 1 डिग्री कम का निकालना हो तो सम टेकन 1 एट टाइम, 2 डिग्री कम का निकालना हो तो सम टेकन 2 एट टाइम। ये 4 हमारे पास है, दो दो को ले लो आप, एक बार इसको इसको, एक बार, मेरी बात समझ में आ गई ना, सम टेकन 2 एट टाइम। 3 डिग्री कम का निकालना हो तो सम टेकन 3 एट टाइम। जो 4 हमारे पास है उनको 3 3 को ले लो आप और 3 3 का सम निकाल लो। और 3 3 को लूंगा तो ये माइनस है, माइनस से माइनस से नेगेटिव आएगा, इसलिए माइनस साइन बाहर निकाल रखा है मैंने। आप, मेरी बात समझ में आ गई, जनरेट हो गया। आप हाईएस्ट डिग्री का निकालना हो दिक्कत नहीं आएगी, हाईएस्ट डिग्री से एक कम डिग्री का निकालना हो तो सम टेकन 1 एट टाइम, हाईएस्ट डिग्री से 2 डिग्री कम का निकालना हो तो सम टेकन 2 एट टाइम, हाईएस्ट डिग्री से 3 डिग्री कम का निकालना हो तो सम टेकन 3 एट टाइम। इसका यूज कर लेंगे और इसका यूज करके निकाल लेंगे, बस अब कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को। हम देख रहे हैं ब्रैकेट कितने हैं 50 और हमें 1 डिग्री कम का कोफिशिएंट निकालना है, तो वी विल कैलकुलेट सम टेकन 1 एट टाइम। मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया भी है, थोड़ा बहुत समझ में आया भी है, थोड़ा बहुत आप भी लिखकर उसको गौर कर सकते हैं मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा है ना। मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं उसको नोट भी कर रहे होंगे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपनी लैंग्वेज में ना, और समझ रहे हैं। तो हमें निकाल लिया भाई हाईएस्ट डिग्री 50 है और हमें 1 डिग्री कम का निकालना है, 1 डिग्री कम का x की पावर 49। तो विल कैलकुलेट सम टेकन 1 एट टाइम। इनको एक एक को जोड़ देंगे, इनको एक एक को ले लेंगे और इन जितने भी हैं सबको जोड़ देंगे एक एक करके। तो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज -1 प्लस -3 प्लस -5, इन सबको एक एक को ले लिया हमने और कैलकुलेट कर लिया, -99 आ जाएगा। ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके निकाल, और हम जानते हैं सबको ऐड करने के लिए माइनस साइन कॉमन ले लिया, 1 + 3 + 5 अप टू कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया और कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हैं। और ये निकालने के लिए क्या करें, हम जानते हैं दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, और n का मतलब कितना है 50 है। दीज आर वी आर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर, तो माइनस साइन तो मेंटेन रहेगा और वो कितना हो जाएगा n², और n कितना है, n बराबर 50 है, तो -2500। दिस इज द आंसर। 2 डिग्री कम का निकालना हो तो सम टेकन 2 एट टाइम निकालते, 3 डिग्री कम का निकालना होगा सम टेकन 3 एट टाइम निकालेंगे। ऐसे कैलकुलेट कर लिया और अब लॉजिक को याद रखें, समय बहुत लगाया आपको समझाने में, लॉजिक कहीं ना कहीं एक बार घर जाके देखें, अपने आप लिखें, उसको माइंड में सेट करें अपने ना, और इस लॉजिक को याद रखने की कोशिश करें ना। कब जरूरत पड़ेगी पता नहीं है दोबारा अपने को, लेकिन जरूरत पड़ती रहेगी। ऐसा नहीं कि अपने को जरूरत कब पड़ेगी, कब तक याद रखना है जानते हैं अपन, 2022 तक याद रखना है अपने को, एग्जाम तब देना है अपने को। तो ये जो समझ रहे हैं इनको याद रखना है अपने को। तो अब सेकंड पार्ट पर आ गए, बी वाले पर आ गए अपन। बी वाले में तो रिलेशन दिया हुआ है अपने को ना, उससे ए और डी में एक रिलेशन आ जाएगा। ये दिया हुआ है S2n = 3 टाइम्स ऑफ Sn, दे रखा है। Sn का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है, और S2n का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स। हमने मान लिया जिस एपी की बात कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म तो ए है और कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया हमने, पर इसको लिख देंगे हम, ये कितना आएगा 2n नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, 2 इंटू फर्स्ट सम प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। 3 को कॉपी कर दिया हमने, ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है, n/2, 2 इंटू फर्स्ट सम प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो ये जो दिया हुआ है इसको लिख लिया। यहाँ से क्या ए और डी में एक रिलेशन आ जाएगा, इस n/2 से n/2 को मैं कैंसिल कर दूंगा, इसको इंटरचेंज वगैरह कर लेंगे, इससे आ जाएगा 2a = n + 1 इंटू डी। इससे एक रिलेशन आ जाएगा हमारे पास सिंप्लीफाई करने में, ये ए और डी में एक रिलेशन आ गया, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको आप। अब हमें कैलकुलेट करना है S3n, हमें ये रेशियो निकालना है S3n अपॉन Sn, हमें कैलकुलेट करना है। S3n का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स है, इस रेशियो को मुझे कैलकुलेट करना है। तो देयर इज नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी अपॉन अगेन नंबर ऑफ टर्म्स 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी। ये इसको ऐसे लिख लिया ना। अब यहाँ n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा, हमें आंसर चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू में। अब इस रेशियो को निकालने के लिए हमें बताया 2a = कितना, n + d है, तो ये जो 2a लिखा हुआ है यहाँ रख दो आप n + 1 इंटू डी, यहाँ रख देंगे n + 1 इंटू डी, और यहाँ भी रख देंगे 2a = n + 1 इंटू डी। तो ऊपर भी डी आ जाएगा, नीचे भी डी आ जाएगा, डी से डी कट जाएगा और न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। कर सकते हैं इस 2a को रिप्लेस कर देंगे। सी वाले में ये हमें सम निकालना है और एक्सप्रेशन नीचे है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, उसको हमें डिफरेंस में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ 2 के अंदर एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो जो सम हमें निकालना है उसको मैंने मान लिया S एंड सिग्मा r = 2 से लेकर इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है, और वो लिखा है 1 अपॉन, वो जो भी लिखा हुआ है ना उसको मैंने TR मान लिया ना, जनरल टर्म है किसी सीक्वेंस का वो ना। अब उस TR को पहले स्प्लिट कर लो, फिर TR की जगह TR रख देंगे। और TR किसको बोल रहा हूँ, और टर्म्स हम इतने लिखते हैं कि हमें देखने लग जाए टर्म्स कैसे कैंसिल हो रही है ना। तो अगर हम देखें TR हमारे पास है 1 अपॉन r² - 1, तो इसको फैक्टराइज कर लिया हमने, और
और फैक्टराइज करने पर एक तो आ गया r माइनस वन और एक आ जाएगा r प्लस वन। अब ये डिनोमिनेटर में तो सिग्मा भी नहीं लगेगा, यहाँ सिग्मा का कोई फॉर्मूला लगा नहीं पाएंगे अपन, तो इसको क्या है स्प्लिट करना पड़ेगा हमें, और स्प्लिट करने के लिए कैलकुलेट कर लेंगे इसको। अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो एक बार बड़ा वाला फैक्टर छोड़ दो, एक बार छोटा फैक्टर छोड़ दो, एक बार r प्लस वन को छोड़ दिया और एक बार r माइनस वन को छोड़ दिया। अब ये हमें वेरीफाई करना है कि भाई ये और ये सेम है क्या, तो जिसे इसका एलसीएम लूंगा दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद ये आएगा यहाँ पर और ये चला जाएगा यहाँ पर, और अगर ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा तो r से r कैंसिल हो जाएगा, इसका न्यूमरेटर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जबकि न्यूमरेटर क्या चाहिए हमें 1 चाहिए, तो इसका जो न्यूमरेटर 2 आएगा उसको 1/2 कर देंगे, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने पर इसके न्यूमरेटर में 2 आएगा लिखा हुआ, जबकि हमें 1 चाहिए, तो 2 से 2 को काटने के लिए 1/2 कर दिया ना। तो ये टी आर को मैंने ऐसा एक्सप्रेस कर लिया, टी आर को मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये सम क्या हो जाएगा, देयरफॉर सम इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू सिग्मा आर बराबर 2 से स्टार्ट कर रखा है उन्होंने इनफाइनाइट, और वो कितना आ गया 1/2 1/r माइनस वन माइनस 1/r प्लस वन, ऐसे उसको लिख दिया हमने और कैलकुलेट कर लिया। मतलब इसको लिखते जाओ, r को 2 से स्टार्ट करेंगे, r को पहले 2 लिखेंगे प्लस फिर r को 3 लिखेंगे और इतना सफिशिएंट लिखेंगे कि हमें लग जाए टर्म्स कैसे कट रही, और कहां तक लिखना है हमें, r बराबर इनफाइनाइट तक लिखना है ना, इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है अपने को। तो मैं r को 1 लिखूंगा, r को 1 तो लिख सकते हैं क्योंकि लिखेंगे r बराबर 1 पर डिफाइन नहीं है, r 2 से स्टार्ट कर रखा है, देयरफॉर s इज इक्वल टू, अब r को मैंने 2 लिखा तो ये आ गया 1/2 इंटू 1/1 माइनस 1/3 आ गया। बार बार सोचना नहीं पड़े, इसलिए मालूम पड़ गया भाई इसकी वैल्यू निकाल लो बस, इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस कितना है, ये मोर देन 2 है, नहीं इसमें 2 ऐड करूंगा तभी आएगा, यानी इसका इसका डिफरेंस 2 है, ताकि बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये r बराबर 2 रखने पर आ गया। अब r को 3 रखूंगा प्लस, ये प्लस लगा दिया, प्लस लिख के आगे नहीं लिखा मैंने, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि सिग्मा है ना, आगे नहीं लिखा नीचे लिख दिया ताकि वो ऐड करना आसान रहेगा। अब r को लिखेंगे 3 तो ये 1/2 आ जाएगा और माइनस 1/4 आ जाएगा, लेकिन अभी कटना स्टार्ट नहीं हुआ, टर्म्स कैंसिल होना स्टार्ट नहीं हुई ना। अब r को रखेंगे 4, ये 2 रख दिया या 3 रख दिया, 4 रखेंगे तो 1/2 तो बाहर आएगा इसी, अभी आएगा 1/3 माइनस का 1/5 प्लस, अब स्टार्ट हो रहा है कटना है ना, तो ये इससे कैंसिल होना स्टार्ट हो गया ना, इससे कैंसिल स्टार्ट हो जाएगा। अब पहले 1 आया फिर 2 आया 3 आया, ये r बराबर 2 रखने पर आया, r बराबर 3 रखने पर आया, r बराबर 4 रखने पर, कंसेक्यूटिव आ रहे हैं ना, पहले 1 आ गया फिर 2 आ गया फिर 3 आ गया। अब कितना आ जाएगा 1/2, यह आ जाएगा 1/4 और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। अब कटना स्टार्ट हो गया, मतलब ये इससे कटेगा फिर ये इससे कटेगा, ऐड करेंगे तो ऐसे कटने लग जाएगा, फिर क्या आएगा 1/2 1/5 माइनस 1/7 आ जाएगा। ऐसे r को रखते जा रहे हैं हम लगातार, कहाँ तक लिखना है, r को इनफाइनाइट तक लिखना है, फिर 1/2 1/6 माइनस 1/8 आ जाएगा, ये ऐसे चलता रहेगा। अब ध्यान से देखें, जैसे जैसे r को बढ़ा रहे हैं ना, r को 2 रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये लगातार बढ़ता जा रहा है ना, डिनोमिनेटर हमें तो r को 100 भी रखना है, r को 1 करोड़ या r को 1000 करोड़, तो डिनोमिनेटर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जब इनको इनफाइनाइट तक ऐड करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहीं तक ऐड करता, मान लो मुझे यहीं तक भी ऐड करना होता, यहाँ तक ही मुझे सम निकालना होता, तो कैसे निकालते हैं भाई, इस 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, इस 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, फिर इस 1/5 से ये 1/5 लिखा हुआ है, इस 1/5 से 1/5 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो लिखा हुआ है 1/6 से ये 1/6 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ तक का भी सम निकालता तो मुझे लगेगा भाई एक तो ये दोनों किसी से कैंसिल नहीं होंगे, और एक ये भी किसी से कैंसिल नहीं होगा, और ये भी किसी से कैंसिल नहीं होगा। मान लो इसके बाद में एक टर्म और ले लेता तो ये किसी से कैंसिल नहीं होता और ये किसी से कैंसिल नहीं होता, तो हमें लग रहा है भाई अगर हम कितने भी टर्म लें 2 टर्म तो बचेंगे भाई, ये तो किसी से कैंसिल होंगे नहीं लेकिन ये भी कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन हम निकाल रहे हैं इनफाइनाइट टर्म का सम। तो अगर हम इनफाइनाइट टर्म का सम निकाल रहे हैं और 2 टर्म अगर बचेगी भी सही, तो उनका डिनोमिनेटर इतना बड़ा होगा कि उनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अगर मैं r को 1 करोड़ रखूंगा, r को 1 करोड़ तो ये 1 करोड़ प्लस 1 बन जाएगा, r को लिखूंगा 1 लाख करोड़ तो 1 लाख करोड़ प्लस 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर लगातार बढ़ रहा है और हमें तो इनफाइनाइट तक जाना है, पता नहीं हम किस नंबर को रखेंगे, बड़े से बड़ा नंबर क्या रखेंगे पता नहीं, लेकिन अगर r बहुत बड़ा है तो जो टर्म बचेंगे भी सही ना, उनका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होने के कारण उन टर्म्स को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो जो बचेंगे उनको नेग्लेक्ट कर दिया बस। एक तो ये किसी से कैंसिल नहीं हो रही, ये किसी से कैंसिल, therefore sum of infinite terms, therefore sum of infinite terms is equal to 1/2। एक तो वो किसी से कैंसिल नहीं होगा और एक ये किसी से कैंसिल नहीं होगा 1/2, और बाकी जो किसी से कैंसिल नहीं हुआ बच भी गए वो इतने छोटे आ गए, उनके डिनोमिनेटर इतने बड़े हो गए, उनको नेग्लेक्ट कर दिया हमने, और नेग्लेक्ट करने के बाद ये आ जाएगा the sum will come out to be 3/4, ऐसा आ जाएगा। ऐसे कैलकुलेट करेंगे और निकाल लेंगे। इसके बाद डी वाला है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना, उसकी लेंथ क्या सबसे ज्यादा है ना, उसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, उसके बाद लेंथ के बाद ब्रेड्थ है और उसके बाद हाइट है, हाइट इसमें स्मॉलेस्ट है ना, और लेंथ सबसे ज्यादा है ना, लेंथ के बाद फिर विड्थ है और हाइट सबसे कम है, और वो तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है ना। तो डायग्राम बना लिया ऐसे, रेक्टेंगुलर बॉक्स का डायग्राम बना लो आप, उसका एक तो वॉल्यूम दिया हुआ है ना,
और एक दे रखा है टोटल सरफेस एरिया। तो ये ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया हमने, इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स को डेवलप कर लिया। इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेड्थ है और इसकी हाइट है। इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स को बना लिया हमने। तो ये तो इसकी लेंथ हो गई ना, ये तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ हो जाएगी ना। सबसे ज्यादा हमें लेंथ लेनी है ना, उससे छोटा लेना है ब्रेड्थ, ये उसकी ब्रेड्थ हो जाएगी ना, ये उसकी ब्रेड्थ हो जाएगी, यहाँ से आता है इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी, और ये इसकी हाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये इसकी हाइट हो जाएगी। अब ये जो लेंथ है, जो ब्रेड्थ है, जो हाइट है, ये सब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है ना। अब हमें 3 नंबर एज्यूम करने हैं, जो एक लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, एक ब्रेड्थ को और एक हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, और उनका वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ऐसे निकालते हैं ना। तो मैं जो 3 नंबर एज्यूम करूंगा, उनका जो प्रोडक्ट है, जो वॉल्यूम है, मेरे को गिवन है। और अगर मुझे जीपी में 3 नंबर एज्यूम करने हो और उनका प्रोडक्ट मुझे पता हो, तो हम जानते हैं हम कैसे एज्यूम करते हैं। एक को मैंने एज्यूम कर लिया ए, एक को एज्यूम कर लिया ए आर, और एक को एज्यूम कर लिया ए बाई आर, क्योंकि इन तीनों का प्रोडक्ट हमारे पास नहीं होता, तो एक को ए, एक को ए आर और एक को ए आर स्क्वायर भी एज्यूम कर सकते थे। ये 3 नंबर एज्यूम कर लिए। अब इनमें देखना पड़ेगा भाई, जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा है ना, तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, उस पर डिपेंड करेगा भाई आर 1 से बड़ा है या आर 1 से छोटा है। या तो आर को 1 से बड़ा एज्यूम कर लो, या आर को 1 से छोटा एज्यूम कर लो। हमने एज्यूम कर लिया लेट आर 1 से बड़ा है, हम आर को 1 से कम भी मान सकते हैं, आर को 1 से कम भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे आंसर पर। हमने आर को मान लिया 1 से बड़ा, और अगर आर 1 से बड़ा है तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ए आर हो जाएगा। अगर आर को 1 से कम मानता तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर फिर ये वाला हो जाता है ना, अगर आर 1 से कम होता तो, आर 1 से कम और 0 से बड़ा होता तो, क्योंकि ये हम जानते हैं साइड लेंथ है, सब पॉजिटिव होंगी। तो आर को 1 से बड़ा मानने पर लेंथ तो आ गई ए आर, सबसे बड़ा नंबर तो ये हो गया। उससे छोटा कौन सा हो गया, ए हो गया, और स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, ए बाई आर हो गया। हमें ए आर निकालना है। अब दो वेरिएबल है, दो इन्फॉर्मेशन है। एक तो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम के लिए तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इंटू आर इंटू ए, और ए बाई आर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, एंड दिस इज 27। और यहाँ से ध्यान से देखें, इस आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एंड वी गेट ए क्यूब इज इक्वल 27। और अगर ए क्यूब 27 है तो ए बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, ए बराबर 3 हो जाएगा। अब मुझे आर और निकालना है, उसके लिए दिया हुआ टोटल सर्फेस एरिया, तो जो सर्फेस एरिया है उसको निकाल लो, और वो 78 दे रखा है शायद हमें। तो पहले कैसे निकालेंगे भाई, हमारे पास जो बॉक्स बना हुआ है ना, उसमें एक फेस तो नीचे होगा, रेक्टेंगल होगा, ये भी एक फेस इसके ऊपर होगा ऐसे, एक फेस, दो फेस फिर ऐसे वाले होंगे, और दो फेस सामने वाले होंगे ऐसे वाले। मेरी बात समझ रहे ना, दो फेस तो ये वाले हो जाएंगे ना। तो पहले नीचे वाले का एरिया निकाल लेते हैं, ग्राउंड वाले का। ग्राउंड में भी रेक्टेंगल है, हर फेस रेक्टेंगल है इसका, तो ग्राउंड वाले का एरिया कितना आ जाएगा, ए आर इंटू ए, ए आर इंटू ए, ये ग्राउंड वाले रेक्टेंगल का एरिया है। लेकिन जो ग्राउंड वाले का वही टॉप वाले का होगा, जो ग्राउंड वाले रेक्टेंगल का एरिया होगा वही टॉप वाले का होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये टॉप वाले का और बॉटम वाले का एरिया आ गया। अब साइड वाला निकालो, आप साइड वाला, जैसे ये वाला फेस का एरिया निकालें, इस वाले फेस का एरिया निकालेंगे, समझते हैं मेरे हिसाब से आप, है ना। तो ये ऐसे निकाल लिया, इसका एरिया ऐसे निकाल, इस फेस का एरिया निकालेंगे, इस फेस का एरिया निकालें, इस फेस का एरिया निकालें, एक ही बात है। इस साइड के जो है उनको इसका एरिया निकालें, दोनों का एरिया बराबर आएगा ना, दोनों अपोजिट फेस है एक दूसरे के। अब इसका एरिया कैसे निकालें, ये भी रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ तो ए आ गई, एक तो ए और एक ए बाई आर हो गया। लेकिन दो आएगा, इसका एरिया भी ये आएगा, और इसका एरिया इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस। अब कौन सा बचा, अब ये वाला बचा, पीछे वाला, ये पीछे वाला बचा ऐसे, ये वाला बचा भाई, नीचे का निकाल लिया, साइड वाले निकाल लिए, अब इस साइड वाले बचे ये वाले, ये भी रेक्टेंगल है ना, यानी ये वाला बचा। डायग्राम में अगर मैं बना के देखूं तो ये वाला बच जाएगा हमारे पास, ये पीछे वाला, ये सामने वाला। इसकी बात करें अगर हम, ये ऐसे बचेगा, ये ऐसा वाला, ये वाला सामने वाला फेस बचेगा ऐसा। इस फेस का एरिया निकालना बाकी रह गया, इसका एरिया निकाल सकते, इसमें एक तो ए आर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, हाइट आ जाएगी, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए आर और इंटू ए बाई आर, ये 78 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से ए की वैल्यू तो मुझे पता ही है, ए की वैल्यू रख देंगे, ए बराबर 3, और यहाँ से आर की 2 वैल्यू आ जाएंगी। अगर सिंप्लीफाई करूंगा, एक आएगा आर इक्वल 3 और एक आएगा आर इक्वल 1/3। लेकिन अगर हम इसको लेंथ बोल रहे हैं, यानी ये सबसे बड़ा है, इसका मतलब आर 1 से बड़ा है, हमने एज्यूम कर रखा है, आर बराबर 3 आ जाएगा। अब ए बराबर 3 आ गया, आर बराबर 3 है, हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ इज ए आर, और उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे निकाला जा सकता है, और निकाल के देख सकते हैं ना। इसके बाद आ गए हम एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में, कोई दिया था क्या मैंने आपको, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में नहीं दिया था। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 में देखता हूँ मैं ना, मुझे ही पता है, आपको ही पता है ना। क्वेश्चन नंबर 11 दिया था मैंने, लेकिन मैंने लिखवा दिया था इट इज सेम एज एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 D3, और वो डिस्कस कर चुके हैं ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हो जाएगा आपसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 में मैंने दिया था आपको, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 16 दिया था मैंने आपको। तो 16 में निकाल सकते हैं इसमें ना, हमें दिया हुआ है यहाँ पर वो अलग अलग ऑप्शंस पूछे गए हैं, उनमें वैल्यू दी हुई है और वैल्यू का यूज करके इनको निकालना है। तो उसमें फर्स्ट तो हमारे पास जानकारी है, ए दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है एक्स, फिर लिखा हुआ है A1, फिर A2, ऐसे AN तक लिखा हुआ है ना, फिर लिखा हुआ है शायद यहाँ पर वाई, फिर लिखा हुआ है AN+1, फिर लिखा हुआ है AN+2, फिर यहाँ लिखा हुआ है A2N, और फिर लिखा हुआ है शायद जेड, ऐसा लिखा हुआ है। ये तो एपी के अंदर दे रखा है, ये एपी है ना, इसमें क्या है, कहीं लिखा हुआ नहीं कि टर्म्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस ये एपी दे रखी है ना। ऐसे जीपी दे रखी है, उसमें पी से स्टार्ट कर रखा है, वही A1 A2 लिखे हुए हैं आगे। अब की बार G1 G2 लिख दिया उन्होंने, G1 से लेकर GN तक लिख दिया, G1 है, फिर यहाँ G2 है, फिर यहाँ GN है, फिर यहाँ लिखा हुआ है शायद Q, ये Q लिखा हुआ है ना, फिर वही GN+1, फिर GN+2 और GN, ऐसे लिखा हुआ है G2N, और वो क्या लिखा हुआ है आगे, आगे लिखा है R, ये जीपी के अंदर दिए हुए हैं। ऐसे लास्ट में लिखा हुआ है एचपी के अंदर है, उसमें के लिखा हुआ है, फिर वो H1 लिखा हुआ है, के बाद कॉमा लगा दिया H1, फिर H2, फिर HN लिखा हुआ है, फिर यहाँ लिखा हुआ है L, ये L लिखा हुआ है ना, L, फिर ये H1 HN+1 लिखा हुआ है, HN+1, HN+2 है, लास्ट में लिखा हुआ है H2N, और ये लिखा हुआ है Z, और ये HP के अंदर। इनमें कहीं जानकारी, ऐसा सवाल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पॉजिटिव है नहीं। अब वो ऑप्शन निकाल रहे हैं, तो देखो ध्यान से देखो आप, ये टर्म्स काउंटिंग में कितनी है, ये टर्म्स काउंटिंग में n है ना, ये टर्म्स भी काउंटिंग में कितनी n है, तो बेसिकली ये जो टर्म है ना, ये एपी के अंदर तो है, लेकिन हम बोल सकते हैं भाई x y और z ये इक्वल डिस्टेंस पर है ना, इक्वल डिस्टेंस पर, यानी अगर इक्वल डिस्टेंस पर टर्म है तो इसका ये भी एपी के अंदर ही है, एक्स वाई जेड भी किसके अंदर है, एपी के अंदर ही है ना। ऐसा नहीं कि एपी की कोई भी 3 टर्म पिक कर लूं वो एपी के अंदर होंगे, ऐसा नहीं है ना। हम देख रहे हैं भाई अगर एपी की टर्म्स इक्वल डिस्टेंस वाले लेंगे, मान लो ये 2 लिखा हुआ है, या ऐसा प्रॉपर्टी से भी सोच सकते हैं ना भाई, ये जो है ये बिगिनिंग से और एंड से बराबर डिस्टेंस पर है, ये बिगिनिंग से और एंड से बराबर डिस्टेंस पर है, ये हम समझ रहे हैं भाई इनके बीच में टर्म्स ये भी एन है, ये भी है ना, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। हम बोल सकते हैं वाई बिगिनिंग से और एंड से बराबर डिस्टेंस पर, तो जो टर्म बिगिनिंग से और एंड से बराबर डिस्टेंस पर होती है उनका सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये बिगिनिंग से भी, ये बिगिनिंग से n+2 टर्म है, बिगिनिंग से n+2 टर्म, n तो ये हो गई, एक सिंगल ही हो गई, ये n+2 टर्म है, और एंड से भी क्या है, ये n+2 टर्म है। तो बिगिनिंग से और एंड से जो बराबर डिस्टेंस पर होती है उनका सम क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट के बराबर होता है, x+z के बराबर होता है, यानी 2y कितना आ गया, 2y x+z आ गया, 2y x+z, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, एक्स वाई जेड में रिलेशन आ गया। ऐसे हम बोल सकते हैं, अब तो दिख रहा है ये वाली टर्म जो हो गई, ये वाली टर्म जो हो गई, और ये वाली टर्म, ये इक्वल डिस्टेंसेस पर है, मतलब ये जीपी के अंदर ही होंगी, इसका मतलब यानी हम बोल सकते हैं कि पी क्यू और आर, ये ऐसे भी देख सकते हैं भाई ये बिगिनिंग और एंड से बराबर डिस्टेंस पर है, और जब टर्म बिगिनिंग और एंड से बराबर डिस्टेंस पर होती है उनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है ना। अब बिगिनिंग से कौन सा है n+2 टर्म, एंड से भी कौन सा है n+2 टर्म, इनका प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा। फर्स्ट टर्म तो कितना है हमारे पास p है, और लास्ट टर्म कितना है r है, ये हम देख रहे थे बराबर डिस्टेंस पर, तो जीपी के अंदर थी, और जीपी के अंदर तो इसका स्क्वायर कर दो और p इंटू आर के बराबर आ गया, ये प्रॉपर्टी का यूज करके भी निकाल लिया। तो यहाँ से कितना आ गया, क्यू स्क्वायर इजिकल टू p इंटू आर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इजिकल टू p इंटू आर। और अगर ये एसपी के अंदर है तो ये टर्म बिगिनिंग से और एंड से इनको उल्टा कर देंगे, उससे एपी आ जाएगी, मतलब ये भी एसपी के अंदर है। अब तो समझ में आ गया आपको, ये भी एसपी के अंदर ही आएंगी, और अगर ये एसपी के अंदर है तो एल क्या हो गया, बेसिकली एल को ऐसा लिख सकता हूँ, एल इजिकल टू दैट इज 2 के इंटू, ये शायद एम लिखा हुआ है, दिस इज क्या लिखा है लास्ट में, वो एम लिखा हुआ है, एम, तो आ जाएगा हमारे पास दिस इज 2 के एम, 2 के इंटू एम अपॉन के प्लस एम, ये ऐसा आ जाएगा ना। मेरी बात समझ में आ गई शायद आपको, ऐसा लिख लिया। अब तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट सवाल में हमें दिया हुआ है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दे रखी है, तो जेड पूछा गया है ना। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में दिक्कत नहीं आएगी, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और थर्ड ऑप्शन में भी दिक्कत नहीं आएगी। जब थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है हमें क्लियरली मालूम पड़ गया, फर्स्ट ऑप्शन हम फर्स्ट ऑप्शन भी निकाल सकते हैं, सेकंड भी निकाल सकते हैं, थर्ड भी निकाल सकते हैं। अब थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, फर्स्ट सेकंड में तो कोई दिक्कत आएगी, थर्ड वाले को देखते हैं, थर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड वाले में बस मैं एक चीज ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ आपको, हमें एक्स पी और के दे रखे हैं ना, हमें एक्स दे रखा है, एक्स पी और के दे रखे हैं, यानी इनिशियल टर्म दे रखी है, और लास्ट वाले टर्म दे रखे हैं हमें जेड आर और एम दे रखे हैं थर्ड वाले ऑप्शन में, और वाई क्यू एल में रिलेशन पूछा गया। अब देखो वाई क्या है, वाई एक्स और जेड का, क्योंकि हमें दे रखा है कि
फर्स्ट जो सी ऑप्शन है उसमें एक्स की वैल्यू, पी की वैल्यू और के की वैल्यू बराबर दे रखी है ना, एक्स पी और के बराबर दे रखे हैं और दे रखे हैं 20 के बराबर, और हम देखें भाई उसमें दे रखा है जेड इजिकल टू आर इजिकल टू एम और दिया हुआ है 30 के बराबर। इसका मतलब इन तीनों एपी जीपी और एसपी के अंदर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम है। सी वाले ऑप्शन के अंदर फर्स्ट टर्म सेम है और लास्ट टर्म भी सेम है। ये सब दे रखे हैं 20 और दे रखे हैं 30 के बराबर दे रखे हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि भाई जो वाई है ना, वाई वो 20 और 30 के बीच में क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन हो गया। क्यू क्या हो गया, क्यू 20 और 30 के बीच में क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया। और एल क्या हो गया, 20 और 30 के बीच में हार्मोनिक मीन हो गया। हार्मोनिक मीन का वर्ड यूज नहीं कर रखा उन्होंने, ये नहीं बोल रखा कि हार्मोनिक मीन है या ज्योमेट्रिक मीन है ना, लेकिन हम देख सकते हैं, हम ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं ना। लेकिन अगर हमें दिया हुआ होता, हम जानते हैं 20 और 30 के बीच में एक तो है, मैं एक में अरिथमेटिक मीन निकालूं, अरिथमेटिक मीन वाई आ गया, वाई इज अरिथमेटिक मीन, वाई अरिथमेटिक मीन तो वाई आ गया। और अगर मैं क्यू को बोलूं कि क्यू ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन बोलूं मैं, हार्मोनिक मीन में एल को बोलूंगा ना, तो हम बोल सकते हैं दो पॉजिटिव नंबर के बीच में अगर ये अरिथमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये हार्मोनिक मीन है, इसका मतलब बड़ा कौन होगा, अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन होगा और उससे छोटा क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा। लेकिन कहीं उन्होंने ज्योमेट्रिक मीन बड़ी यूज नहीं कर रखा, कहीं ये नहीं बोल रखा कि क्यू पॉजिटिव है ना। अगर हमें ये दे रखा होता कि क्यू पॉजिटिव है, क्योंकि अगर मैं 20 और 30 को लूंगा ना तो उससे वाई तो पॉजिटिव ही आएगा। 20 और 30 के बीच में अगर वाई अरिथमेटिक मीन है तो वाई तो पॉजिटिव आएगा। 20 और 30 के बीच में अगर एल हार्मोनिक मीन है तो एल भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैं 20 और 30 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहूँ, क्योंकि हमें दिया हुआ नहीं कि क्यू पॉजिटिव है, अगर सवाल में दिया होता कि क्यू पॉजिटिव है तब तो आंसर सी सही होता, तब तो सी सही होता आंसर, सी दिया हुआ है ना अपने को आंसर। लेकिन क्यू नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं ये जो पी क्यू आर है उनमें रिलेशन में यहाँ से निकाल सकता हूँ। अब पी अगर मुझे 20 दिया हुआ है और आर 30 दिया हुआ है, पी 20 और आर 30, अगर मैं पी को लिखूंगा 20, आर को लिखूंगा 30 और कहीं लिखा हुआ नहीं है कि भाई क्यू ज्योमेट्रिक मीन है, तो यहाँ से क्यू की दो वैल्यू आएंगी, क्यू नेगेटिव भी आ सकता है यहाँ से। और क्यू के नेगेटिव आने में हम जानते हैं सी वाले ऑप्शन में वाई और एल तो पॉजिटिव आएंगे और यहाँ से क्यू नेगेटिव आ सकता है। अगर वो बोल देते कि क्यू पॉजिटिव है, अगर वो बोल देते क्यू पॉजिटिव है तब तुम बोल लेते भाई क्यू पॉजिटिव है, तो फिर अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन होगा और उससे छोटा क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा। ये तो ऐसा करो, सी आंसर को सही मान लेते हैं और आगे ऊपर लिख दो सवाल में वेर क्यू इज पॉजिटिव, ऊपर सवाल में लिख लो क्यू इज पॉजिटिव, तो फिर सी ऑप्शन को सही मान लेंगे अपन। लेकिन अगर क्यू पॉजिटिव नहीं बोल रहे हो तो फिर हमें क्यू की दो वैल्यू आ जाएंगी, फिर हो सकता है कि क्यू के नेगेटिव आने पर सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाए, क्योंकि सी ऑप्शन के अंदर वाई पॉजिटिव आएगा, एल पॉजिटिव आएगा, लेकिन क्यू नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है। या तो ऐसा करो, ऊपर सवाल में लिख दो यहाँ पर वेर क्यू इज ग्रेटर देन 0, जीपी के आगे लिख दो वेर क्यू इज पॉजिटिव, तो फिर क्यू ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर सी ऑप्शन को करेक्ट मान लेंगे। अगर क्यू पॉजिटिव दिया हुआ है तो सी ऑप्शन को सही मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मैंने सब आपको लिखा रखा है ना। इसमें ए ऑप्शन इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इक्वल नंबर तो 0 0 0 भी हो सकते हैं ना, और 0 0 0 ना एसपी के अंदर आएंगे और ना जीपी के अंदर आएंगे, इसलिए पहला वाला गलत है, बाकी सबके बारे में लिखा रखा है मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने दे रखा है शायद आपको, 18 को भी निकाल सकते हैं हम। 18 में दे रखा है दो नंबर हमारे पास पॉजिटिव है, उनमें ए क्या है, बी से बड़ा दिया हुआ है ना, ए इज ग्रेटर देन बी, और अगर ए बी से बड़ा है तो मुझे ए अपॉन बी निकालना है ना, ए अपॉन बी, दो नंबर पॉजिटिव है और उनमें ए बी से बड़ा है, और इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से, अरिथमेटिक मीन इज ट्वाइस ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन, तो मैंने मान लिया इनका अरिथमेटिक मीन ए है, तो ये तो क्या आ गया, ए प्लस बी बाई 2 आ गया, दोनों पॉजिटिव है, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आ जाएगा, ये ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। और हमें रिलेशन दिया हुआ है कि जो अरिथमेटिक मीन है दैट इज ट्वाइस ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन, हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2g, और इसका यूज करके हमें a अपॉन b निकालना है, a और b का रेशियो निकालना है, तो a और b का रेशियो निकाल सकते हैं। a कितना हो गया, a हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, a हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा a इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, 2 की जगह 2 लिखा हुआ है, व्हाट इज g, g इज स्क्वायर रूट ऑफ ab, हमने a और b में एक इक्वेशन को जनरेट कर लिया, इसको लिखा मैंने a प्लस b इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ab। अब a और b दोनों क्या है, पॉजिटिव है, हमें a बाई b निकालना है, तो मैंने अंडर रूट ab से डिवाइड कर दिया इसको स्क्वायर रूट ऑफ ab से डिवाइड कर दिया, क्या आ जाएगा a प्लस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ab और इज इक्वल टू 4, ये ऐसा आ जाएगा। हमें a बाई b कैलकुलेट करना है, इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर लो, इसको लिखो a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ab, a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ab प्लस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ab और इज इक्वल टू 4, मैंने इसको ऐसा लिख लिया ना, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ab स्क्वायर रूट ऑफ a बाई b एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b बाई a इज इक्वल टू 4। हमने इसको t एज्यूम कर लिया, लेट t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a बाई b, हमें निकालना a अपॉन b, यहाँ से आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन b, t इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी एज्यूम कर ली, तो ये तो टी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/t और इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ से मैं टी निकाल लूंगा ना, और टी कैलकुलेट करके टी क्वालिटी बन जाएगी। टी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी है, और ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी पॉजिटिव ही होगा, और 1 से बड़ा होगा है, टी की जो वैल्यू आएगी 1 से बड़ी आएगी, क्योंकि ए अपॉन बी में ए बड़ा है, तो ए अपॉन बी अगर 1 से बड़ा आएगा तो 1 से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट भी क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। यहाँ से मैं टी निकाल लूंगा, टी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू टी और प्लस 1 बराबर 0, और यहाँ से टी की दो वैल्यू आ जाएंगे, टी इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 3, यहाँ से टी की दो वैल्यू आ जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं भाई ए बाई बी 1 से बड़ा है ना, ए बाई बी 1 से बड़ा होगा, तो टी की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, इसे प्लस साइन कंसिडर करेंगे, हम प्लस साइन को कंसिडर कर लेंगे। ये तो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी। हमें क्या चाहिए, लेकिन ए बाई बी चाहिए ना, तो ए बाई बी को निकालने के लिए क्या करें, इसकी स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग कर दी, उससे ए बाई बी आ जाएगा। और अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो स्क्वायरिंग करने पर आएगा ए बाई बी इज इक्वल, जिससे इसकी स्क्वायरिंग करोगे आप आएगा 7 प्लस 4 रूट 3, ये ऐसा आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए इज टू बी इज इक्वल टू ए इज टू बी इज इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3 इज टू 1। एक ऑप्शन में है, देखो आप ये ना, एक तो ये आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब देखो एक ऑप्शन में क्या है, एक ऑप्शन में हमारे पास है, एक वो सी ऑप्शन लाने के लिए क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, सी ऑप्शन लाने के लिए 7 माइनस 4 रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे सी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि इससे 49 आएगा, इससे 48 आ जाएगा, 7 माइनस 4 रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ऑप्शन आ जाएगा। अब ए ऑप्शन लाना है मुझे ना, तो ए ऑप्शन लाने के लिए हम क्या है, यही ऐसे फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, देखो आप, ये लिखा हुआ है 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर, ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर, ये ए बाई बी को मैंने स्क्वायरिंग करने पर ये आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड, इससे सी ऑप्शन भी आ गया। अब मुझे ए ऑप्शन लाना है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इसी की स्क्वायरिंग करने पर आया नहीं, ऐसे लिखा हुआ है। अब ए ऑप्शन लाने के लिए क्या करो, 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ए ऑप्शन लाने के लिए 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अभी जो स्क्वायर था ना, इसको ऐसे लिख लिया हमने, 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, उस स्क्वायर को ऐसे लिख लिया मैंने, वो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 और अपॉन 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ ऐसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। बाकी बाद में करते हैं डिस्कस फिर अपने ना। इसमें 2 सवाल बच गए, एक तो 19 बच गया, एक 20 बच गया, एक 21, तो 3 सवाल तो पहले आते ही डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट पर ना, 19 20 21 दोनों कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करेंगे ना नेक्स्ट पर ना, दोनों कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद होमवर्क लिख लो आप, उसके बाद का ना, कल क्लास नहीं है हमारी, तो सीक्वेंस के अंदर एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 है ना, एक तो मैंने बुला ही दिया आपको, ये सवाल दिए ना मैंने करने के लिए आपको भी, एक तो हमें 19 को करेंगे डिस्कस, 19 20 21 दोनों कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो होमवर्क है वो लिख लो आप, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 1 के बाद हमें 3 करना है, 1 के बाद 3, 4 हम कर चुके, 5 मैंने दे रखा है आपको, 5 करेंगे डिस्कस, 5 मैंने दे रखा है आपको, 6 7 मैंने दे रखा है आपको करने के लिए ना, 6 भी दे रखा है मैंने करने के लिए, 6 डिस्कस भी कर चुके हैं अपन, 1 3 5 मैंने दे रखा है करने के लिए डिस्कस, डिस्कस नहीं हुआ है ना, 7 करना है, ये डिस्कस करेंगे अपन लास्ट टर्म पर, नेक्स्ट टर्म पर मतलब 8 करना है आप लोगों को डिस्कस, 8 भी करेंगे डिस्कस, ये करके लाना है आपको 8, शायद मैंने 8 दिया नहीं था अब तक करने के लिए आप, 9 मैंने दे रखा है, ये डिस्कस करेंगे, शायद 10 हम डिस्कस कर चुके हैं ना, वो मैंने सॉल्यूशन डाला था एक बार 10 का है ना, 11 मैंने दे रखा है आपको, ये करके लाना है, 12 हम डिस्कस कर चुके, 13 डिस्कस कर चुके, 14 और 15 भी डिस्कस कर चुके। 15 बेसिकली जो है एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 था, वो डिस्कस कर चुके अपने, और इसमें एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 के अंदर, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 इसे 1 to 10 कर लाएंगे, कुछ तो कर रखे हमने ना, 1 to 10 में जो बचे हुए वो कर लाएंगे, 1 to 10 में जो भी बचा हुआ है उनको करके लाएंगे। ये तो कुछ बहुत कम होमवर्क था ये दोनों, बेसिकली मैंने दे रखे थे आपको डिस्कस, तो मैंने याद दिलाया, इनको डिस्कस करेंगे ना। टिक्नोमेट्री के अंदर लिख लो आप फटाफट, टिक्नोमेट्री के अंदर लिख लो जो सवाल करके लाने ना, और टिक्नोमेट्री के लिख लो आप, एक टिक्नोमेट्री के अंदर भी करके लाना है आपको। टिक्नोमेट्री में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 हमें करना है B3 B3 B7 C14 and C14, exercise 1 part 2, exercise 1 part 2, A5 B2 B3, A5 B2 and B3, exercise 3 part 2,
4 5 ये करके लाना है आप लोगों ने, इन सवालों को करके लाना है। ये डिस्कस करेंगे इनको ना नेक्स्ट टाइम पर जब भी हमारी क्लास आएगी, इनको डिस्कस करेंगे।